मुझे याद है पहला टीज़र आया था तो उन्होंने कहा था टीज़र तो बड़े अच्छे अच्छे बन जाते हैं, पूरा प्रोजेक्ट देखते हैं। फिर उसके बाद जब प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट चलने के बाद कुछ अरसे बाद फिर उनके कुछ दोस्तों ने उनको बताया कि वो देख रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है, तो उन्होंने कहा इतने बड़े एक्टर्स के साथ परफॉर्म कर लेना कौन सी बड़ी बात है, अपने कंधों पे उठाओगे तो तब देखेंगे। तो she's really tough. I'm scared. Is it easy to fall in love again? The concept of love becomes different. तो मुझे चीज़ खुशी देती थी 18-19 साल की उम्र में, वो आज नहीं देती। आज मैं काम को एज अजान भी देखता हूँ, अपनी वालदा का बेटा भी देखता हूँ, इब्राहिम एंड लिली का वालिद भी देखता हूँ। ये काम उन्होंने भी देखना है एक दिन। जो दिल कह सका ना कभी, जो मैं जानता था नहीं, वही राज तुमसे आज मैंने पा लिया। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फुशा मैगज़ीन। आज जो मेरे मेहमान हैं उनसे पहले भी हम मुलाकात कर चुके हैं। आज एक स्पेशल किस्म की मुलाकात है क्योंकि बड़े ज़बरदस्त किस्म के सवालात तैयार हैं उनके लिए। जानना ये है कि वो क्या तैयार हैं, यानी उनका वो गाते भी हैं, म्यूज़िक भी कंपोज करते हैं। रिसेंटली उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू भी किया और वो कैरेक्टर था जिसमें शुरू में हमें थोड़ा सा गुस्सा दे रहा है, फिर बीच में हमारा बहुत लंबा इंतज़ार कराया, फिर टुवर्ड्स दी एंड वो हमारा दिल जीतना शुरू हो गए। तो मेरे साथ हैं आज अज़लान समी खान। सो मिलते हैं अज़लान फ्रॉम इश्क़िला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डर तो नहीं गया मेरा इंट्रो सुन के? थैंक यू, आपने इतने दिल से किया, थैंक यू सो मच। नहीं बट ये सेकंड मुलाकात है, आई रिमेंबर द फर्स्ट इंटरव्यू। अच्छा मज़े का था उस वक्त, हम मैं भी थोड़ा शोर नहीं थी, आप भी थोड़ा शोर नहीं थे, अब ज़रा ज़्यादा। आज मैं तैयारी पकड़ के आया। पहला वाला अच्छा हो गया था, बुरा नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। तो आप ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगे। मैं सवाल मैं थोड़ा सा कहते हैं ना तैयारी कर रहा हूँ अपनी कि जी क्या होने वाला है आज मेरे साथ। तो हम अज़ान को देखेंगे, अज़लान को ज़्यादा, कौन सी वाली साइड ज़्यादा देखेंगे? आई थिंक अज़लान मेरा एक मैंने अपने बाकी जो एक्टर दोस्त हैं उनसे जब भी पूछा है तो उन्होंने कहा कि वो जो भी कैरेक्टर पहले प्ले करते हैं अपनी ज़िंदगी में, फर्स्ट कैरेक्टर वो उनके अंदर हमेशा रहता है। एंड आफ्टर फिनिश शूटिंग मुझे हमेशा लगा है, लकीली नॉट द बैड थिंग्स अबाउट अज़लान बट द गुड थिंग्स। वो कौन सी हैं? वो कौन सी हैं? वो भी हैं उसमें कुछ चीज़ें जो मे बी मुझे पता है, किसी और को ना पता हो, लेकिन वो रहती हैं। कभी कभी ये भी होता है कि मैं कुछ चीज़ों पर रिएक्ट करता हूँ, स्पेशली व्हेन वी वर शूटिंग, क्योंकि वो होता है ना कि हम जब कोई भी प्रोजेक्ट शूट करते हैं तो काफ़ी लंबा अरसा होता है, बीच में गैप्स आते हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो उस वक्त आई वुड फाइंड माई सेल्फ फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू कट इन एंड आउट अपनी ज़िंदगी में कि अज़ान कहाँ है। वैसे नाम बड़े सिमिलर्स हैं तो वो भी चीज़ है, लेकिन इट वाज माय फर्स्ट टाइम, तो ऑब्वियसली इट टुक मी टाइम टू लर्न द रोप्स। ऑब्वियसली एक्टर्स जो ये रोज़ाना अरसे से करते आ रहे हैं उनका कोई तरीका होगा निकलते कैसे हैं, क्योंकि वो मुझे याद है मैं एक दफ़ा घर आया और कोई बात थी जिसमें फालतू में भड़क गया। अब मैं बाद में सोचा कि मैं तो कभी ऐसे नहीं रिएक्ट करता इस चीज़ पे, लेकिन वो क्योंकि मेरे लिए बहुत नया नया था, जाहिर सी बात है आप कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं तो आप उसमें जितना अपनी काबिलियत के हिसाब से घुस सकते हैं उतनी घुसने की कोशिश की। तो when getting out of it, it was difficult. अभी कुछ अरसा हो गया तो it's easier, but I do think that it will live with me for a while, for sure. But अज़लान और अज़ान में कुछ कहीं आपको अपनी झलक कहीं अज़लान में नज़र आती थी, या अज़लान अपने आप में कहीं नज़र आया कभी आपको? Not exactly. I think अज़लान की जो अच्छी चीज़ें थी उसके उसूल थे बहुत ज़्यादा, मतलब कहीं कहीं अनबेंडेबल उसूल थे कि जी ये सही है, ऐसा होना चाहिए, दुनिया में इस तरह के जो लोग इन उसूलों से नहीं चलते उनकी तरफ बर्बादी आती है। वो बहुत ब्लैक एंड वाइट किस्म के उसके प्रिंसिपल्स थे, एंड वो मुझ में उतने सख्ती से नहीं थे, तो मैं भी अब आ गया हूँ। थोड़ा थोड़ा कहीं है क्या अभी? आई थिंक सो, मुझे सोचने पे मजबूर ज़रूर किया अज़लान ने। कुछ चीज़ों को जो मैं पहले नज़रअंदाज करता, आज मैं उनके बारे में सोचता हूँ। अब मे बी उसके वजह से एनीथिंग राइट एंड रॉन्ग, यू नो, सही गलत, यू नो, थिंग्स लाइक दैट व्हिच यू थिंक अबाउट एंड यू आर लाइक क्या पहले मैं इतना तवज्जो देता इन चीज़ों पे या मैं नहीं देता, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। तो बट ही डज, आई थिंक ही विल प्ले अ रोल इन माई लाइफ फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई एम श्योर। और वैसे भी पहला कैरेक्टर है तो आपके दिल के करीब होगा, जो भी बात हो, कुछ भी हो, आपके लिए तो मुझे लगता है हमेशा स्पेशल ही रहेगा वो ये कैरेक्टर, यू नो। अभी लास्ट एपिसोड ऑन एयर हो चुकी है, तो पिछली 2 किस्तों से ही हमने चेंज देख लिया था और एकदम से ऑडियंस का रिस्पांस भी। आपको कैसा लगा ऑडियंस का रिस्पांस? हाउ वाज, वर यू एक्सपेक्टिंग कि ये होगा या ये इतना पॉजिटिव हो जाएगा?
और आपका रिएक्शन क्या था जब, क्योंकि अगर यूट्यूब के नीचे भी जाके देखें और जनरली भी बहुत पॉजिटिव कमेंट्स हैं, एवरीबॉडी इज लाइक अज़लान अज़लान अज़लान, यू नो. सो फर्स्टली अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक जो जर्नी रही है सिंस वो चलना शुरू हुआ ना प्रोजेक्ट, वो एक मैं उसको अलग ही जर्नी रख सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू शूटिंग इट. बिकॉज मुझे याद है जब अमूमन कोई भी ज़्यादातर एक्टर जब कोई अपना पहला प्रोजेक्ट करता है तो यू वांट पीपल टू लाइक इट, राइट. तो मुझे याद है पहली किस चली और मैं अपनी अम्मा को, यू नो, ऑब्वियसली आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे घर में मेरी वालदा हैं जो एक इंस्टीट्यूशन है, उनका एक्सपीरियंस है एंड एवरीथिंग. तो आई वुड गो टू हर फर्स्ट. मतलब 8 बजे एपिसोड चलता, 9 बजे ऑनलाइन आता, 10 बजे मैं अम्मा को फ़ोन करता कि अम्मा बताएं फीडबैक. अब मैं देखूं कि वो ना ही तो मुझे नेगेटिव दें ना ही पॉजिटिव दें. अब मैं परेशान कि यार मतलब अगर बुरा है बता दें, मैं बेहतर करता हूँ, अगर अच्छा है बता दें. मुझे फिर अंदाज़ा हुआ कि वो एज अ माँ देख रही है, तो उनका बेटा उनके सामने टीवी पे बदतमीज़ी कर रहा है. पहले कोई 10 किस्तों में ना हर किसी के साथ फालतू में डांट वांट रहा है सारा कुछ. तो वो मुझे तारीफ कर नहीं सक रही थी. फिर मैं परेशान हुआ क्योंकि ऐसी बात है लोगों की नज़र में ये एक बुरा कैरेक्टर है. तो मुझे वो चीज़ एक्सेप्ट करने में टाइम लगा कि लोग इसको अभी पसंद नहीं करेंगे. तो मैं अपनी अम्मा को या किसी दोस्त को फ़ोन करता कि यार वो लोगों को बुरा लग रहा है. तो कहते ज़ाहिर है इसको बुरा लग रहा है, तुम बदतमीज़ी कर रहे हो. लेकिन वो जो एक मेंटल होता है ना कि आप सोचते हैं कि मैं पहली बार परफॉर्म करूंगा और लोगों को बड़ा मैं अच्छा लगूंगा एंड एटसेट्रा, बट आई न्यू इट. लेकिन वो नोइंग इट और एक्सेप्ट करने में बड़ा एक फ़र्क होता है. तो फिर मैंने सच बोलूँ फीडबैक लेना छोड़ दिया. मतलब वो मैंने छोड़ दिया. मुझे जो प्रोजेक्ट से एफिलिएटेड लोग थे उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं चेंज होगा ओवर टाइम. तो मैंने उन पे भरोसा करके बोला कि दे नो बेटर. एंड नाउ व्हेन आई सी पीपल लाइकिंग द कैरेक्टर और आई सी कि उन्होंने प्रोजेक्ट को एक जितनी मोहब्बत दी है, आई एम वेरी ग्रेटफुल. आपको लगता है कि अज़लान की कैरेक्टर के साथ थोड़ी ज़्यादती हुई है लिखने में? किस तरीके से? मुझे लगता है जैसे आपके ना अज़लान में भी कुछ थी हिडन क्वालिटीज़, वो हम कभी देख नहीं पाए सही तरीके से ऊपर. नो, वो हिडन क्वालिटी आई डोंट मीन लाइक दैट. आई मीन जस्ट मतलब उसकी चलिए अगर आप कह रहे हैं हिडन क्वालिटी, मैं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ उसमें हिडन क्वालिटीज़ थी. बट हम कभी अज़लान की ग्रेनेस को वाइट की तरफ जाते हुए नहीं देख पाए इतना ज़्यादा टुवर्ड टिल द एंड, टिल द लास्ट 3 एपिसोड्स. सो मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर के साथ ज़्यादती है लिखे जाने में. आई थिंक क्योंकि या तो आप उस कैरेक्टर को कम्प्लीटली ब्लैक कर दें या क्योंकि अज़लान बुरा इंसान नहीं था. अज़लान हम सब की तरह एक नॉर्मल इंसान था. वो कोई स्मगलर, डाकू, कातिल या वो कोई करप्शन ओरिएंटेड बंदा नहीं था. वो एक नॉर्मल इंसान था जिसकी अपनी ईगो, अपने कॉम्प्लेक्सेस, अपने दुख, अपने जो उसका प्रोसेस था उसने उसको थोड़ा एक साइड पे बड़ा स्टबन बना दिया था, एक वन साइडेड कर दिया था. हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़े अरसे में ये चेंज होना शुरू होगा. हम अज़लान की बेहतर साइड देखना चाह रहे थे और देखना चाहते थे जो आई टुवर्ड्स द एंड. लेकिन बड़ी देर होगी. तो मुझे लगा कि जब आप बाद में देखते हैं, आप सोचते हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं अज़लान के कैरेक्टर के साथ लिखने में और डायरेक्ट करने में थोड़ी सी ज़्यादती हुई है? देखें, ना ही तो मैं राइटर हूँ ना ही डायरेक्टर हूँ, तो उनके काम पे मैं कमेंट नहीं कर सकता. मैं इसको दूसरे नज़रिए से देखता हूँ और 2 जवाब मेरे जहन में उभर के आते हैं. ठीक है. वो ये है, एक तो जब आप आम जिंदगी में ऐसे लोगों से मिलते हैं, मेरा इत्तेफाक हुआ है कुछ इस तरह के लोगों से मिलने का, तो वो आपको ऑफसेट पे ही शुरू में ही इतना पुट ऑफ कर देते हैं कि आप उनको बेहतर जान ही नहीं सकते. और मैं ऐसे लोगों को जानता भी हूँ. वो लोग हैं कि आप कहते हैं कि जब 4 दोस्त मिल रहे हो क्या उनको ना बुलाना. मतलब तो कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि मुझे इस तरह के शख्स के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना पड़ा कि मैं उसकी वाइट साइड देख भी सकूं. क्योंकि जो फ्रंट पे एक आप उसको एरोगेंस कह लें, उसकी ओपिनियनेटेड एक ओपिनियन होता है कि आप रखते हैं अपने पास, एक होता है दुनिया के सामने बड़बड़ करके. उस तरह का शख्स मेरा पहले ज़िंदगी में उनको समझने का मौका नहीं मिला. फिर जब ये कैरेक्टर के डेवलपमेंट में गया तो मुझे मौका मिला कि मैं ऐसे लोगों को थोड़ा सा समझूं कि इनका क्या है. तो इन डूइंग दैट आई फेल्ट कि ऐसे लोग जब मैं कंपेयर करता हूँ, चाहे वो डायरेक्शन की तरफ से हो या राइटिंग की तरफ से हो, वो उनके बड़े करीब हैं. उसकी भी मैं डिटेल्स में जा सकता हूँ अगर आप चाहें. मगर जो दूसरी बात है वो ये है कि आई थिंक ये राइटिंग की जीत है कि उन्होंने एक कैरेक्टर जो एक तरीके से बुरा है उसको ग्लोरीफाई करके आपकी नज़रों में अच्छा नहीं बनाया. एंड आई फील वो हमारे लिए एज अ
राइटिंग एक्सपीरियंस या एज फिल्म मेकर्स कह लें, सीरीज़ मेकर्स कह लें, एक जीत है कि हमने अननेसेसरीली उस कैरेक्टर को ग्लोरीफाई नहीं किया। कि वो बदतमीज़ी भी कर रहा है, वो आपके साथ गलत भी कर रहा है, लेकिन आप, क्योंकि देखें पाकिस्तान में ड्रामे अच्छे बनाए जाते हैं, मैं अपने ड्रामे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बताता हूँ, हम लोगों की एक महारत अल्हम्दुलिल्लाह एज एन इंडस्ट्री है ड्रामे बनाने में। तो किसी कैरेक्टर को अचानक से ग्लोरीफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है किसी अच्छे फिल्म मेकर के लिए, वो बहुत जल्दी कर सकते हैं। आप इस पर टेलीविज़न पे बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं जहाँ मॉरली एथिकली गलत कैरेक्टर्स को बहुत ही एक पर्टिकुलर ऑडियंस को जहन में रखते हुए अच्छा बनाया जाता है, जबकि आप खुद अगर 2 मिनट बैठ के कागज़ पेन के साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगी, आप बोलेंगी इसको तो ग्लोरीफाई कहीं से नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फ्रॉम द मेकर स्टैंड पॉइंट कि उन्होंने कैरेक्टर लिया जो कन्वेंशनली आपका हीरो कहलाया जाएगा और उसको अपनी रेटिंग की खातिर अच्छा बनाने की कंसिस्टेंट कोशिश नहीं की, वरना बड़ा आसान होता है कि अजलान को अब जिस दिन शनाया की मौत हुई थी वहाँ से उसको हीरो बना दे, 25-15 किस्त और खींचते हैं उसी चक्कर में। आई थिंक इट इज़ एन अचीवमेंट ऑफ दैट पार्ट कि उन्होंने ये रिस्क लिया कि आपको डिबेट में रखा कि ये अच्छा है बुरा है, अच्छा है बुरा है, अच्छा है बुरा है, लेकिन उसको उसके नेचुरल ट्रांजिशन से अच्छा या थोड़ा बेहतर बनने दिया। तो आई थिंक दैट इज, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड इट, दैट्स हाउ आई लुक एट इट। अगर मैं एज अ सेल्फिशली एज एन एक्टर सोचता तो मैं तो चाहता मेरा कैरेक्टर तीसरी सीन से अच्छा हो जाता, पहले बदतमीजी करता, उसकी कैरेक्टर आर्क 3rd में चेंज होता है, वो सिर्फ ही एक यूनिकॉर्न किस्म का कैरेक्टर रहता है जो सबको बड़ा अच्छा लग रहा है। आई जस्ट थिंक इट्स अ risk on the maker's part to do this and I think it's positive. ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, ऑनेस्टली मैंने इस पॉइंट को नहीं सोचा था एंड आई एग्री विद यू टू सम एक्सटेंट ऑन दिस। राबिया जी, द थिंग इज आज हम बात भी कर रहे हैं क्योंकि आपको अजलान बेहतर लगा है, and you being somebody who is an experienced journalist and somebody who critiques नहीं, I'm saying could you critique it, the fact कि आपको भी mentally कैरेक्टर बेहतर लगने लगा अब, I think is a writing feat and it is an achievement. Not to get in an argument. I'm saying ये एक नज़रिया है, maybe I'm wrong but it's a point of view. नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, I agree with you and I would also like to appreciate कि unnecessarily उन्होंने उसको glorify करने की कोशिश नहीं की, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं 2 पॉइंट्स कहना चाहती हूँ। अजलान के साथ हमारी सिंपैथी शुरू से ही थी, सो 2-3 जगहों पे जैसे शनाया का जो काम वो कंटिन्यू करता है, उन्होंने उसको क्रेडिट नहीं लेने दिया। आई फील वहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्टनेस अजलान के जो शनाया का काम होता है, जो वो कंटिन्यू करती है, वो कर रही होती है, वो सिलाई की मशीनें देता है या वो अस्का की एजुकेशन भी ले लेता है, उसका क्रेडिट थोड़ा सा अजलान के कैरेक्टर को लेना चाहिए था। अजलान का कैरेक्टर तो उसी तरह स्ट्रॉन्ग जा रहा था, बट आई फील कि वो थोड़ा सा हमें क्रेडिट से किस तरह ही इज़ डूइंग इट, बट द वे इट्स बीइंग पोर्ट्रेट इट्स बिकॉज कि वो शनाया की वजह से कर रहा है। एक वहाँ पे छोटा सा वो होना चाहिए था कि अजलान के अंदर या वॉइस ओवर में या किसी तरीके से हमें ये दिखाते कि अजलान कह तो शनाया के लिए रहा है, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर भी ये चेंज हल्का सा आया है, ही हिमसेल्फ वांट्स टू डू दैट। एक चीज़ ये, ताकि थोड़ा सा उसमें सॉफ्टनेस आना शुरू जाती। जहाँ आपकी बात सही है कि ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, सैडली वी हैव फॉलन प्रे टू द टिपिकल थिंग कि हम सब चीज़ें आखिरी 2 किस्तों में कर देते हैं। या सो दैट इज़ बिल्कुल बहस नहीं, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बट अगर मेकर्स सुन रहे हैं तो मैं उनको ये फीडबैक देना चाहूँगी कि ये रखते हुए 6 किस्तें शायद हम अजलान के ट्रांजिशन को दिखा सकते थे। ये एक फिर डिबेट बनता है ऑन द साइड ऑफ टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स ऑफ एनी ड्रामा। जब मैं छोटा था, मेरी वालदा प्रोड्यूस करती थी तो 13 एपिसोड होते थे और पूरी कहानी 13 एपिसोड में बताई जाती थी। लेकिन तो 13 एपिसोड में लास्ट 2 एपिसोड में आप चेंज करा रहे हैं तो ठीक है, यहाँ पे क्या 20? नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग पहले 13 एपिसोड ही होते थे पूरे ड्रामे के, आज वो 26 to 30 एपिसोड्स हो चुके हैं। तो ये फिर डिबेट आता है एक मॉनेटरी अंदाज से कि जी चैनल के लिए, क्योंकि चैनल भी एक बिज़नेस है, उसको अगर वो 30 एपिसोड से 12 या 13 पे आता है उस स्टोरी को तेज़ करने के लिए, तो उनके लिए ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ इसका जवाब देने के लिए। तो वो उनकी चीज़ें हैं, क्या राइटिंग को उसकी वजह से बेहतर या एडिटिंग को या स्टोरी टेलिंग को, वो उनका जवाब उनको देना चाहिए क्योंकि वो बेहतर जानते हैं। एज़ फार एज़ मैं कैरेक्टर की बात ज़रूर कर सकता हूँ कि एज़ फार एज़ अ कैरेक्टर इज़ कंसर्न्ड, ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जहाँ तक बात आती है कि अजलान ने क्रेडिट क्यों नहीं लिया उन चीज़ों का, आई डोंट थिंक अजलान की उन लोगों के लिए सिंपैथीज़ उस वक्त तक थी भी कि वो लेता। अब आप या मैं आज मे बी
वो सिंपैथी रखते हैं अपनी अपब्रिंगिंग की बुनियाद पे। लेकिन अगर एक बंदा ये पॉइंट ऑफ व्यू रखता है जो अजलान रखता है कि जो लोग मुश्किल हालात में होते हैं वो अपनी वजह से होते हैं, ठीक है, और ये उसका एक फर्म बिलीफ है। अगर आप देखें जो उसने बातें शनाया से की हैं, जिस तरह का उसका एक नज़रिया रहा है अस्कर के साथ काफ़ी एंड तक, कि ये लोग अपनी वजह से हैं, ये लोग मुनाफिक होते हैं, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मेरे नज़दीक वो इस बात पे कहीं से फ़ख्र नहीं लेगा कि देखो मैंने सिलाई मशीन लगा के दी। इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता भी हूँ। अब अगर हम मिसाल देते हैं कि जी एक ट्रैफिक लाइट पे कोई आके आपसे कुछ मांगता है, एक बंदा है जो कहेगा, जो फ़ौरन दे देगा, या एक इंसान है जो बोलेगा यहाँ पे माफिया लगा हुआ है, इनको मत दिया करें। एक कोई शख्स है जो बिल्कुल उनको भगा देगा क्योंकि वो कहेगा कि ये तो करते ही ऐसे हैं। अब अजलान उनमें से है, और अजलान के कैरेक्टर में ये एक थ्रेड रहा है। उसकी चेंज इस बेसिस पे है कि इतने स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ उसके इन चीज़ों के मुतल्लिक हैं, तो उनको टूटने के लिए उसके साथ काफ़ी हादसात होने पड़ेंगे। आई थिंक दैट्स व्हाट आई टुक अवे फ्रॉम द स्क्रिप्ट एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव्ड। इफ़ दैट ट्रांसलेटेड टू द ऑडियंस, आई डोंट नो, वो तो वक्त ही बताएगी कि जब लोग प्रोजेक्ट देखना ख़त्म करेंगे एंड देन दे, होता ना, आप कुछ चीज़ों के साथ सोचते हैं तो आप बोलते हैं इज इट राइट और रॉन्ग। दैट्स हाउ आई इंटरप्रेटेड इट। मे बी मैंने आप खुद को जस्टिफाई कराने के लिए ये इंटरप्रिटेशन दी है, क्योंकि ऐसी बात है, मुझे प्रोजेक्ट पे काम मैं कर रहा था, तो इन दैट मिडल आई हैड टू बिलीव कि ये कैरेक्टर एक एक्चुअल इंसान है। तो वो बिलीव करने के लिए, क्योंकि आप खुद से कॉन्स्टेंटली सवाल कर रहे होते ना कि ऐसा क्यों कर रही है या वैसा क्यों कर रहा है, तो उसके लिए आपके पास रीजनिंग आ रही होती है। फिर उसकी डिबेट्स भी होती थी बिटवीन माई सेल्फ, अमीन सर, मोमिना भाभी, कैसरा आपा, को एक्टर्स के साथ मेरे, कि जी ऐसे होगा या वैसे हो। काफ़ी चीज़ें हमने वहाँ कैरेक्टर जिस तरह बनता गया तो चेंज भी की कहीं कहीं, क्योंकि एज यू नो शूट क्रोनोलॉजिक तो नहीं होता ना कि जी यू नो आगे पीछे हो रहा था, तो हमने कुछ ये डिसीजन सबने म्यूचुअली लिए थे फॉर दैट। सो ये पहला प्रोजेक्ट, आपका पहला डेब्यू, वाई इश्किला, क्या था कैरेक्टर में जो विच स्पोक टू यू कि आपने इसको चूज़ किया? फर्स्टली इश्किला काइंड ऑफ वाज़न्ट सपोज्ड टू बी मी, किसी और ने करना था। और जब कोविड हो रहा था तो आई थिंक 2020 में अगस्त में मैंने एक, क्योंकि उस वक्त तक कुछ प्रोजेक्ट्स की बातचीत चल रही थी, वो प्रोजेक्ट्स हो नहीं पा रहे थे, या वो हो रहे थे तो वो डिले हो रहे थे, व्हाटएवर। तो मैंने फैसला लिया था कि मुझे लगता है एक्टिंग मेरी किस्मत में नहीं है, मुझे नहीं करनी चाहिए। और ये आई नॉट गिवन अप, आई जस्ट सेड कि यू नो आई बिलीव कि अल्लाह ताला का एक तरीका होता है और उन्होंने लिखा होता है, तो मैं एक फालतू में किसी चीज़ के पीछे लगा हुआ हूँ और एक पैशन है, चलो मैं इसको किसी और तरफ ले आता हूँ, अपनी म्यूज़िक पे ही तवज्जो देता हूँ। तो आई हैड क्लोज दैट बॉक्स और मैंने वो रख दिया था कि ठीक है, इट्स दैट। एंड देन मैं तेरा केम आउट, जिसका हमारा इंटरव्यू हुआ था जी, जो पहला मेरी एल्बम का पहला गाना था। और फिर उसके बाद कोई महीने बाद पता चला कि ये प्रोजेक्ट है। उन्होंने मेरा एक ऑडिशन एमडी प्रोडक्शंस में कोई 2 साल से रखा हुआ था एक और प्रोजेक्ट के लिए जो नहीं हुआ था। तो फिर उनको इस प्रोजेक्ट के लिए 1-2 लोग थे जो उनके जहन में थे, उनसे बात बन नहीं रही थी। उन्होंने कहा था या तो वो होंगे या हम बिल्कुल एक नए शख्स को लेकर आएंगे ताकि बिलीवेबल बने, ये उनकी रीजनिंग थी। एंड फिर वो गाना इत्तेफाकन उसी टाइम में आया था, लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आया था। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स दे सेड यू वांट टू डू इट। मेरे जहन में ये हमेशा से था कि मैं एज एन एक्टर जब आऊँगा मुझे कैरेक्टर प्ले करना है, मुझे कन्वेंशनल हीरो टाइप कैरेक्टर में पहला काम नहीं करना कि वो बहुत अच्छा लड़का है और वो लड़कियों को दुश्मनों से बचाता है, गुंडों से, और वो छुप के, इस तरह हम देखें छुप के मस्जिद जाता है और वो यतीम खाने भी दूर से लड़की दिखती है। मतलब मुझे वो वाला कैरेक्टर नहीं करना था। मुझे था कि कोई कैरेक्टर हो जिसमें मैं, अगर मेरे अंदर कोई काबिलियत है वो मैं दिखा सकूं, और अगर ना भी दिखा सकूं तो कम से कम मुझे सीखने का मौका मिले। सो दैट्स व्हाट अट्रैक्टेड मी अबाउट इश्किला। जाते हुए क्या मैं नर्वस था, बहुत ज़्यादा, मतलब पता चला कि जी मेरे को एक्ट्रेस कौन है, बहुत ज़्यादा। मैं आज भी जब मैं नदीम साहब के साथ अपना सीन देखता हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि मेरे अंदर जरूरत क्यों थी कि मैं उनके सामने बैठ भी गया। You're so privileged. I mean, yeah, of course, absolutely. Cast देखिए माशाल्लाह. Absolutely, of course. तो जब सच बोलूँ, जब अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा कि यार मुझे अपनी इसमें मुझे समुंदर के सबसे गहरे कुएं में, सबसे गहरे पॉइंट पे डाला जा रहा है, मुझे बस डूबने से बचना है, ठीक है। मैंने अपनी आपको मिडल में जाके फेंक रहे हैं, मुझे फेंकनी, बड़ी छलांग लगा दो भाई। जी, मुझे ओलंपिक डाइवर नहीं बनना इस वक्त, मुझे अपने कोई स्टंट्स नहीं दिखाने, मुझे डूबना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं समुंदर के एंड में हूँ और हर तरफ से पानी है।
एंड अच्छा सॉरी कट, आपको पता था यमुना एंड सजल हाँ कहने से पहले पता था या हाँ कहने के बाद पता चला? नहीं, मुझे पता था, पता था, मुझे पता था। मुझे पहले से वार्न किया गया था कि ये है, तुम्हें करना है नहीं करना। मैंने कहा कि देखें ये इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज, आई लव चैलेंजेस, एंड अगर ये मैंने जब में सोचा था कि इसका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, मैं हमेशा चीज़ों को ऐसे ही सोचता हूँ कि मतलब मैं कभी भी ज़िंदगी में मैंने इस तरह से स्कीम नहीं किया कि मैं यूँ करूँगा तो मेरा ये हो जाएगा और ये मतलब मैं कभी भी नहीं, मैंने सोचा कि यार वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा। मुझे क्या था? I want to listen to that. मैंने बोला मुझे 6 महीने पाकिस्तान के सबसे अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा। वर्स्ट केस सिनेरियो ये, वर्स्ट केस सिनेरियो, नाइस, आई लाइक योर, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, वर्स्ट केस सिनेरियो कि मुझे बेस्ट लोगों के साथ जो अपने फील्ड में माहिर हैं उनके साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, उनसे सीखने का मौका मिलेगा, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और बेस्ट के सिनेरियो के लोगों को मैं थोड़ा अच्छा लग जाऊंगा मतलब, तो इट वाज वेरी क्लियर टू मी। इसमें कोई मतलब आज अगर कोई कह रहा है कि तुम सज्जल जी या यमुना जी इनके जितने अच्छे नहीं थे, ये तो कौन सी कोई इंसल्ट हो गई, ये तो सबसे अच्छे एक्टर्स हैं, हम सब कोशिश करेंगे एक दिन उनके जितना अच्छे हों। सो दैट फॉर मी इज़ नॉट वाज नेवर अ क्राइटेरिया। द ओनली थिंग दैट वाज वेरी क्लियर वाज कि वर्स्ट केस में मुझे एक 4 यूनिवर्सिटीज़ जितना एक्सपीरियंस मिलेगा, और उसके बाद अगर लोगों ने मुझे थोड़ा पसंद कर लिया तो दोबारा करने का मौका मिलेगा, और मुझे वो स्किल्स जो सीखी होंगी थोड़े बहुत, एंड दैट्स, ये मैं सिर्फ एक्टर्स की बात कर रहा हूँ, मैं क्रू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टर अमीन सर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोमिना भाभी और कैसरा आपा की बात नहीं कर रहा हूँ। सो इट्स all around it was an opportunity where I could learn, and that's where I made the decision pretty much. तो किससे पहले मुलाकात हुई थी, यमुना से या सजल से? एंड टेल मी हाउ व्हाट इंसिडेंट्स बताएं, क्या हुआ था? अच्छा, इनमें से पहले मिल चुके थे आप दोनों में से किसी से, या ये सेट पे ही पहले मुलाकात हुई? यमुना जी से I had not met before. Sajal I knew from before, but we had not worked together or anything. सोशली मिले थे एक दो दफ़ा, बट मेरा पहला जो था इट वाज विद यमुना, एंड इट वाज फनी क्योंकि होता ना कि मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे अप्रोच करूं, क्योंकि मुझे पता था हमारी स्क्रिप्ट में नहीं बननी कोई 20 एपिसोड तक, एंड वो एक बहुत डेडिकेटेड एक्टर हैं। मुझे याद है पहले 3 दिन मैंने बड़ी कोशिश की दोस्ती करने की ना, कि मतलब जब सब बैठे हुए कि क्या हाल है, और वो मुझसे बात ना करें, सबसे अच्छे से बात करें, मुझसे बात ना करें, एंड आई वाज अ बिट लाइक अच्छा तब मैंने क्या किया मतलब फिर मुझे बाद में समझ में आया कि वो कैरेक्टर में रहना चाह रही थी, या उनका जो भी मेथड है, तरीका है, तो दैट इज़ व्हाट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद। फिर बाद में ऑब्वियसली चीज़ें थिंग्स गॉट ओके एंड शी इज़ अमेजिंग, एंड देन द सेम थिंग विद सजल जी व्हेन वी फर्स्ट मेट, तो ऑब्वियसली शी इज़ समबडी हु सरप्राइज्ड मी अ लॉट, क्योंकि वो अपने काम को इतना एक तरीके से उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, एंड ऑब्वियसली टैलेंट इतना ज़्यादा है, दैट देयर इज़ नो प्रिटेंशियसनेस एट ऑल। वो आपको 2 मिनट लगे आपसे बात कर रही होंगी और अगले सेकंड शी विल बी एबल टू फुली गेट इनटू अ कैरेक्टर एंड फुली डू द सीन, तो आप परेशान हो जाते हैं। आपको बोलता है शुरू में आवाज़ देख ये भी तैयार नहीं है, कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा, इनसे भी 4 गलतियाँ होने वाली हैं, मुझे अपनी लाइन नहीं सही से याद, क्या फ़र्क पड़ेगा। अब जैसे कैमरा रोल हुआ सारी लाइनें याद, सब कुछ याद, सारे क्यूज याद, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ फेस करना है, ओह ये तो मेरे साथ भंडू है, अच्छा, बिकॉज शी वॉज दैट प्रिपेयर्ड। मुझे बहुत इस तरह याद है, मैं इतना रिलैक्स हो गया था ना, क्योंकि आई वाज लाइक वो भी चाय पी रही हैं, अपने फ़ोन पे बात कर रही हैं आराम से, शी इज़ गोइंग टू यू नो ऑल्सो टेक सम टाइम, बट लकीली वो ऐसा हुआ नहीं, मतलब वो उनका एक्सपीरियंस है, एंड फिर मुझे अपने जाके ना रात को चीज़ें स्क्रिप्ट में सारी याद करनी पड़ी अगले दिन की वजह से। बिल्कुल। जब ड्रामा शुरू हुआ काफ़ी बैशिंग आई, काफ़ी नेगेटिव फीडबैक आई, आप सोच रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आएगी इस तरह की, या बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे, या एक थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस थी लेकिन बैशिंग जो आई वो बहुत ज़्यादा आई, क्या सिचुएशन थी, एंड ऑनेस्टली हाउ डिड यू डील विद दैट? इट फेल्ट बैड एट वन पॉइंट, बिकॉज मैं आपको एक रिहर्स जवाब तो जरूर दे सकता हूँ कि नहीं मतलब इट डिड फील बैड, बिकॉज एंड व्हाट फेल्ट बैड वाजंट, सच बोलूँ गैर लोग जिनको आप जानते नहीं, आपके बारे में बुराइयाँ करें ना, वो इतना कोई, लेकिन जब आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो आपके करीब होते हैं और उनको लगता है कि इसको ये नहीं करना चाहिए, तो जब उनको मौका मिलता है तो वो एक मज़ीद रीअश्योरेंस मिलती है, तो वो कहते हैं देखा, समझ रहे ना। सो दैट फॉर मी इट डिड हर्ट,
लेकिन मैंने ये कभी भी ख़ुद को क्वेश्चन नहीं किया कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक तो ये यकीन ज़रूर था कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे इस जगह में डाला है तो किसी वजह से डाला है, चाहे सीखने के लिए डाला हो, चाहे कुछ और करने के लिए डाला हो, लेकिन किसी वजह से उन्होंने मुझे इस जगह में डाला है। और देन द ट्रूथ इज़ कि जहाँ बैशिंग की बात आती है, मैं इस इंडस्ट्री का बच्चा हूँ। मैं बहुत लकी हूँ कि कुछ लोग हैं इंडस्ट्री में, उनमें से कई सीनियर एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जिनके पास मेरे साथ वो रिलेशनशिप है और बैरियर नहीं है कि वो मुझे फ़ोन करके मेरी धज्जियाँ उड़ा सकते हैं और मेरी तारीफ़ कर सकते हैं, और वो उनको पता है कि हम अजान के साथ ये बात हो सकती है। तो जहाँ मैंने सही किया था, मुझे वो मैसेज या कॉल आई थी कि हमने देखा तुमने अच्छा किया। जहाँ मैंने गलत किया था, मुझे वो भी कॉल आई। तो वो जो लोग थे मुझे एंड देयर वर मेनी, लोगों ने गाइड भी किया कि ये तुम्हें करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो आई अप्रिशिएटेड दैट एंड आई नो कि जिन्होंने मेरे साथ मुझे एक्चुअली कुछ कंस्ट्रक्टिवली बताना है ना, वो मुझे बताएंगे। ठीक है। मैं कभी इस गलतफहमी में नहीं बैठा था कि या तो नहीं सब झूठ बोल रहे हैं और असली में यू नो या बैशिंग नहीं हो रही है, यू नो, उसको डिल्यूजन में कभी भी नहीं गया। लेकिन जहाँ तक बात आई, ऑब्वियसली आई न्यू टू अ सर्टेन डिग्री कि बैशिंग आएगी। जो लोग आज तक चीज़ें बोलते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, आई एम श्योर उनका भी कोई नज़रिया होगा, एंड सुनने के लिए हमेशा तैयार हूँ। जिन लोगों को अच्छा लग रहा हूँ, थैंक यू। मतलब सो आई डोंट थिंक अबाउट इट टू मच। ना ही तो मैं ये लेके बैठता हूँ कि जी मैं सिर्फ अब यूँ काम करूँगा जिसकी बैशिंग नहीं आएगी। मतलब मैं अपना काम करूँगा, आपको अच्छा मैं कोशिश करूँगा कि अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं। लेकिन इट्स नॉट समथिंग दैट डीपली affected me because मैंने उसके constant changes देखे। मैंने देखे कि जी एक हफ्ता अजान बहुत बुरा है, एक हफ्ता अजान बहुत अच्छा है। एक यू नो आई नोटिस दैट एंड इट वाज पोलराइजिंग, मतलब एक्सट्रीम्स था। मतलब ये भी नहीं था कि मतलब काइंड ऑफ, मतलब इट वाज सो व्हेन आई सॉ दैट आई वाज हैप्पी कि अगर उसमें अजान पे हो रहा है, अजलान पे हो रहा है, जो भी एक्सट्रीम रिएक्शन आ रहा है, एक्सट्रीम रिएक्शन अच्छी चीज़ होती है, उसका कोई नतीजा होता है। आपने कुछ हिलाया तो है। So for me that is what matters more than anything. किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा बात आ रही थी, आपकी परफॉर्मेंस पे या इस बात पे कि आपके फैमिली कनेक्शंस इन नेपोटिज्म पे बात आ रही थी? Which किसने ज़्यादा जाके आपको टच किया? देखिए, I know who son I am. मतलब वो कहने से it doesn't change. उस वक्त आपको अफसोस हुआ कि मेरी एबिलिटीज़ को अंडरमाइन करें या मुझे एक फेयर चांस नहीं दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ माई कनेक्शन? एटलीस्ट एक फेयर चांस तो दिया जाए। ये थॉट मैं अगर आपकी जगह होती तो शायद मैं ये सोचती। जब हमारे बाकी प्रोफेशंस में ये बात आती है तो वहाँ पर भी सवाल उठता है। मैंने कुछ एक्टर्स को ये कहते हुए सुना है कि अगर मैं फलाने का बेटा होता तो कोई कुछ नहीं कहता। नहीं, बिल्कुल कहते हैं। आप नर्स नहीं हैं तो आपको नहीं पता कि नर्सेस क्या बोलती होंगी कि अगर एक बड़े डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन के उसकी ओहदे पे आ जाए। एक मेरे जो नाना थे वो वकील थे, तो जब मेरी खाला वकील बनी तो जो लॉयर कम्युनिटी थी, इमीडिएट असम्पशन आया था कि उनकी कुर्सी वही लेंगी और हमारी मेहनत खड्डे में गई। आपको ये बात सुनने को नहीं मिलती क्योंकि मे बी लीगल इंडस्ट्री इस तरह की नहीं है जो इतनी पब्लिक में उसके जो इनर वर्किंग्स हैं आपको सुनाई देते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ये बात होती है। सिर्फ फ़र्क ये है कि इन माई केस आई हैव बीन वर्किंग नाउ फॉर सेवरल ईयर्स एंड मुझे पता है कि द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ द वर्क आई डू। आज अगर मुझे स्पेशली इस वक्त जहाँ मुझे एक सुकून महसूस होता है वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि जो आज मुझे स्क्रिप्ट्स या प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है वो मेरे वालिदैन की वजह से अब नहीं चल रही। लोग मुझे मे भी जानते होंगे उस वजह से, लेकिन ये एक बहुत महंगा प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन में कई लोगों के पैसे इन्वॉल्व होते हैं जो मेरे नहीं हैं। वो उनके अपने चैनल हैं और वो उनके अपने बिजनेसेस चल रहे हैं। तो वो
और वो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, तो ये उनके ऊपर है। अगर वो मुझे लेना चाहेंगे तो 100 बिस्मिल्लाह, मैं अपनी 100% मेहनत करके वो करना चाहूँगा। और अगर नहीं लेना चाहेंगे तो वो भी उनकी कोई लॉजिकल रीज़न होगी। ये ज़रूर नहीं होगी कि जी हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये उसका बेटा है बेटी है और ये इसलिए लेंगे क्योंकि है। मे बी पहली बार हुआ हो, मे बी जब इश्किला में मेरी कास्टिंग हुई हो तो इट माइट हैव बीन मोर कंफर्टेबल फॉर देम टू वर्क विद मी बिकॉज एक जान पहचान है कि अच्छा, मतलब जब मुझे म्यूज़िक के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स मिले हैं, मैंने प्रोड्यूसर से खुद पूछा है कि आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं। मैं प्रोड्यूसर्स के ऑफिस में अपना स्पीकर लेके जाके, जब मेरे कोई गाने नहीं रिलीज़ हुए थे, मैंने सुनाए हैं कि आपने मेरा म्यूज़िक कभी नहीं सुना, आप अपनी 10, 12, 15 करोड़ रुपए की फिल्म मेरे कंधों पे डाल रहे हैं, आपने मेरा कभी म्यूज़िक नहीं सुना, आप पहले सुन लीजिए। फिर मैंने उनको बैठ के अपने सारे गाने सुनाए, ठीक है, आफ्टर दे हैड आस्क्ड मी टू डू इट। बट आई फील कि वो जो कंफर्ट जोन है वो मे बी मेरे वालिदैन की वजह से, मे बी उनको कोई चीज़ नज़र आई हो जो मुझे ना पता हो। बट लकीली टुडे, चाहे वो मुझे कम काम मिले ज़्यादा काम मिले, वो मेरी काबिलियत की बुनियाद पे है। एंड मुझे ये भी पता है कि मुझे कल नहीं मिलेगा अगर मैंने अपने अगले प्रोजेक्ट में अपना जो भी 100% आप कहें वो ना दिया हो। सो द नेपोटिज्म कॉन्वर्सेशन डजंट बॉदर मी मच एनी मोर एज लॉन्ग एज आई एम वर्किंग हार्ड। आई नो कि मुझे अगर मेरे दिल में खोट होती और मैं मेहनत नहीं कर रहा होता और मैं अपने कैरेक्टर्स को मैं उस, आप कुर्सी कह लें या वो जगह कह लें, उसको उतनी अहमियत नहीं देता, तो मे भी मैं इस बात से मुझे बात बुरी लगती। क्या मुझे इसका एहसास है कि मुझसे 10 गुना ज़्यादा टैलेंटेड लोग मौजूद हैं? बिल्कुल हैं। क्या मुझे एहसास है कि मे बी उनके पास ज़रिए नहीं है वहाँ तक पहुँचने के? बिल्कुल है। क्या मेरी ज़ात से उनको किसी तरीके से मदद हो सकती है? मैं कोशिश करता हूँ ज़रूर, लेकिन दैट डजंट बॉदर मी। व्हाट बॉदर्स मी इज़ मुझे इसकी शक्ल नहीं पसंद, मैं इसकी बुराइयाँ करूँगा, क्योंकि अब वो जब आता है ना तो देन आई डोंट केयर, लाइक आई लिटरली, मतलब वो आई सी इट एंड आई एम लाइक अच्छा अच्छा। आप आज यहाँ बैठे हुए भी हैं तो इसलिए क्योंकि अज़लान जी वन आवर हार्ट्स, तो इट्स नॉट जस्ट बिकॉज कि आप अज़ान समी खान हैं, तो एक ये बात भी है डेफिनेटली। तो जब नेपोटिज्म पे बात होती है तो जो एक ऑब्जेक्शन बहुत ज़्यादा आता है ऑडियंसेस की तरफ से भी, नॉट जस्ट कि इंडस्ट्री में भी होगा, इंडस्ट्री में एक्टर्स को शायद ज़्यादा फील होता हो कि जो लीड कैरेक्टर आपको पहले प्रोजेक्ट में मिल गया वो लोगों को 5 साल लग सकते हैं पहुंचने के लिए, विच इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, यू नो। तो इसलिए भी दिल दुखता है। मैं एक तरफ से आपको ये भी काइंड ऑफ बताने की कोशिश करूँगी, जब लोग नेपोटिज्म पे चीखते हैं या जो आपको भी तकलीफ होती होगी, तो वो चीखते जो है वो इन चीज़ों की वजह से भी ये प्रोसेस भी चल रहा होता है। आपको लगता है इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है? आई नो कि आप पहली चॉइस नहीं थे इस ड्रामे की, बहुत सी पब्लिक को नहीं पता हो शायद, और ये कि आपने ऑडिशन भी दिए थे इसके लिए भी और बहुत से प्रोजेक्ट्स के लिए भी, तो लेकिन सबको ये बात नहीं मालूम कि एक प्रोसेस था। क्या ये डू यू सी गोइंग फॉरवर्ड कि इसका कोई सोल्यूशन होगा, या दिस इज़ समथिंग वी हैव टू लिव विद, खुद ही फिल्टर आउट हो जाएगा? और ये भी कि क्या आप लोग जो सब नेपोटिज्म का उठा के जा रहे होते हैं, you guys have your own set of challenges जिसे हम मीडिया एंड क्रिटिक्स एंड ऑडियंसेस आर नॉट अवेयर ऑफ। लेकिन जो सोल्यूशन की बात है ना कि जी इसका सोल्यूशन क्या है, आई फील देयर 2 पार्ट्स टू दिस कॉन्वर्सेशन। और होता है ना, हर चीज़ की एक आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, हम आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ सकते हैं। आई थिंक एनी चाइल्ड जो मेरे तरीके से पला बड़ा होता है, एक फैमिली से बिलोंग करता है जो उस फील्ड में है, उसकी अवेयरनेस बेसिक चीज़ों पे ज़्यादा होती है एट ए यंग एज। तो आप जब 18-19 साल के होते हैं, आपको जो इनर वर्किंग्स होती हैं वो समझ में आती हैं, जो मे बी कुछ शख्स जो इंडस्ट्री से ना ताल्लुक़ रखता है उसको बाद में आएंगी। तो एक प्रोड्यूसर जो एक बिजनेस डिसीजन लेता हुआ जा रहा है, वो वेरी ईजीली विल प्रेफर टू वर्क विद समबडी हु knows the basics। ठीक है, आसान है उसके लिए कि खजलख्वारी नहीं है। खजलख्वारी नहीं है, आपने बेसिक्स नहीं समझाने, आपने नहीं बोलना कि जी मेकअप में घंटा लगेगा, मिसाल के तौर पे। इट्स अ वेरी डम एग्जांपल, लेकिन यू विल नॉट हैव टू से कि कॉल टाइम क्या होता है। यू विल नॉट हैव टू मेक देम रियलाइज कि अगर आप 2 घंटे लेट होंगे तो पूरे दिन पे क्या असर पड़ेगा, वो सब पता होता है आपको। बचपन में आपने अपने वालिदैन को करते हुए देखा हुआ है, आपको पता है, आपने सेट्स पे वक्त गुजारा होता है। तो आई थिंक फ्रॉम अ एजुकेशनल स्टैंड पॉइंट एक एक्सपोजर टू द इंडस्ट्री हेल्प करता है। इंस्टीट्यूट्स जहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाई जाती है ऑफ दिस फील्ड, आई हैव फ्रेंड्स जो मीडिया साइंस से पढ़ने जाते हैं, फिर वो जब ग्रेजुएट करते हैं
तो वो एक अलग ही 4 साल का उनका प्रोसेस होता है जहाँ वो एक्लेमेटाइज होते हैं फील्ड के साथ कि अच्छा जी हो असली में क्या होता है, हमने किताबों में तो पढ़ लिया, अब क्या होगा. I feel to the integration of educational institutions to the industry directly will play a big role in that. ये एक पार्ट हो गया बात का, अवेयरनेस का. मैं आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट कि जब भी हम अगेन जब मेरा अरसा बिहाइंड द कैमरा गुजरा तो ये बात बहुत आती थी कि यार उनको शुरू से सिखाना पड़ेगा, अच्छा नहीं फलाने को ले आओ, ठीक है. ये मैंने बहुत सुना हुआ है. तो इट वुड जस्ट बी ईजियर टू एक्सप्लेन. मिसाल के तौर पे कोई और लड़का है जो गाने अच्छे कंपोज करता है, मैं कुछ लोगों से मिलता हूँ जो कमाल के गाने बनाते हैं. अब मुझे 9 साल की उम्र से सर में डंडा मार के सिखाया गया है कि जी फिल्मी म्यूज़िक क्या होता है, क्या फ़र्क होता है फिल्मी म्यूज़िक में. और अब ये एक बहुत वेग कॉन्वर्सेशन है, लेकिन ये आपको बचपन से सिखाई जाती है. तो अब वो जो लड़का जिसने गिटार सीखा है और वो इंडस्ट्री ताल्लुक़ नहीं रखता और वो आता है और वो कहता है कि जी मुझे OSTs बनाने हैं, मुझे इंडिपेंडेंट म्यूज़िक बनाना है, मुझे फिल्म कॉम्पोजिशन करनी है, उसको वो समझने में अरसा लगेगा. अब अगर शुरू से एक इंटीग्रेशन होती है, एक एक्सपोजर बनना शुरू हो जाता है, हम एज एन इंडस्ट्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को शुरू से ऑन बोर्ड लाते हैं कि मिसाल के तौर पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको सेट्स पे आने के क्रेडिट्स मिल रहे हैं, वो आ सकते हैं, दे कैन इंटरेक्ट. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ उनके लिए अवेयरनेस ज़्यादा होगी, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी 100%. जहाँ बात आती है कि जी अजान को ये अपॉर्चुनिटी मिली ऑपोजिट टू ऑफ द बेस्ट एक्टर्स, लेकिन बिल्कुल है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, नॉट जस्ट द टू एक्टर्स बट ऑल्सो all my co-actors from my seniors to Ghazala Appa to Nadeem sir to Usman sir, Uzma ji, Simi Appa, Adnan Samad Khan, everybody else, right? Other than Sajal ji and Yumna ji, ये अपॉर्चुनिटी जितनी है उतनी बड़ी उतना बड़ा चैलेंज भी है. It is not तो that is the flip side. The flip side is that you are मिसाल के तौर पे हमने कोई डेट्स, अब क्योंकि डेट्स के चक्कर होते हैं और एक्टर को कम बिजी होते हैं दूसरी चीज़ों के साथ, तो आई रिमेंबर रैंडमली इन द मिडल ऑफ द फर्स्ट या सेकंड स्केड्यूल मुझे बताया गया कि वो शनाया की जो जब वो मर चुकी हैं उनका एक सीन करना है जहाँ आप बैठ के रो रहे हैं, तो 15 मिनट बाद वो सीन है, आप जाके तैयार कर लो. मैंने ज़िंदगी में ग्लिसरीन नहीं कभी आँख में डाली, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि क्या करना होता है उसके लिए, लेकिन ये अस्यूम किया गया कि इसको तो पता होगा. तो मैं लिटरली बाथरूम में गया हूँ, मैंने ग्लिसरीन की बोतल मंगवाई, मैंने बोला अच्छा करना क्या है, अच्छा मैंने करते कैसे, मैंने बोला आँख में डालते हैं, अच्छा आँख में डालते हैं. मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनता हूँ नज़र के लिए, तो मैंने उनको निकाले, वो चिपक गए आँख में, वो अजीब सा फियास्को बना. मगर इट वॉज जस्ट अस्यूम दैट ही विल नो हाउ टू डू इट, क्योंकि ये एक उस फैमिली से बिलोंग करता है. आप कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस आप लोगों से ज़्यादा होती हैं विद इन द इंडस्ट्री. वो एक्सपेक्टेड होता है कि ये स्किल सेट तो मौजूद होगा. ये मुश्किल होने के साथ साथ एक बहुत छोटी प्राइस है उस अपॉर्चुनिटी की, ये भी मुझे एहसास है उस बात का, लेकिन वो भी एक साइड पे आता है. एंड एट द सेम टाइम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. एंड एज आई सेड बिफोर, आप अगर उस पे डिलीवर नहीं करेंगे तो वो जो ऊंचाई से फॉल भी होती है ना, वो उतनी ही धाड़ से लगती है, क्योंकि हर पूरी ज़िंदगी में ये भी बताया जाएगा यार लेकिन उसका पहला प्रोजेक्ट जो था ना वो तो उन लोगों के साथ था, और अगर उसमें नहीं वो बना तो कभी भी नहीं बनेगा. ठीक है, ये भी एक नैरेटिव शुरू हो जाता है, और ये मैंने बड़ा सुना है. एंड देयर मेनी नेम्स यू कैन टेक. सो कीपिंग दैट इन माइंड, देयर आर प्रोज एंड कॉन्स टू इट. जब नेपोटिज्म, जिस तरह मैंने पहले कहा, मे बी वो मिस इंटरप्रेट हुआ, मैं नेपोटिज्म वाले आर्ग्यूमेंट से कभी भी अपसेट नहीं होता हूँ. जब मैं ऑनलाइन देखता हूँ कि जी फलाने ने आज बोल दिया कि अजान अच्छा नहीं है, फलाने ने बोल दिया ये हो गया है, आज किसी ने वीडियो बना ली है, जब मैं वो देखता हूँ मुझे वो बात बुरी नहीं लगती, क्योंकि ये उनका हक है. मैं उनकी जगह नहीं खुद को रख के सोच सकता कि वो कितनी मुश्किलात से गुजरे होंगे. मैं अपनी जगह उनको नहीं रख के सोच सकता कि जी कितने दरवाजे उन पे बंद हुए होंगे और कितने ना खुले ही नहीं होंगे. मगर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मुझे इस बात का एहसास है, और जिस दिन मैं अपने काम पे या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे या अपनी प्रिविलेज पे ना उतरूँ तो बिला झिझक मुझे उठा के बाहर फेंकता. इसमें मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरा काम एक दफ़ा देख लिया हमने. मैं यही कह रहा हूँ, कमेंट करने से पहले रिव्यू करने से पहले मेरी सबसे गुजारिश होगी चीज़ ज़रूर देख लिया करें. देखने के बाद आपको जो अजान को कहना है कह दीजिए, अजान छाती पे लेगा, लेकिन देख के कीजिएगा. ये ज़रूर, ये बात से मुझे इख्तलाफ है
कि अगर आप कोई चीज़ देखे बगैर उसको जज करें, फिर आप मेरी लिनिएज पे और मेरी फैमिली पे मुझे जज कर रहे हैं, तो ये मेरा कसूर ज़रूर नहीं है कि मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ। क्या मैं उनकी इज़्ज़त बरकरार रखता हूँ, ये मेरा ज़रूर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाइस लाइन लास्ट में, ये अच्छी लाइन थी। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था दोनों का जब मैंने आपको कहा मैंने कि शुरू में तो नहीं था, लेकिन नहीं, तो मेरी वालदा के साथ मसला ये हुआ कि वो मुझे अगर कंस्ट्रक्टिवली कुछ बताना चाहती हैं तो मेरी कोई खाला कोई मामी फ़ोन कर देती, उनको बोलती ज़ेबा हमने तो अजान को बचपन से नहीं देखा, ये क्या इतना बदतमीज़ है। तो अम्मा गुस्सा हो जाती कि मेरा बेटा बदतमीज़ी कर रहा है। तो वो एक्टर जो उनके अंदर का एक्टर था वो फोरफ्रंट पे आ ही नहीं पाया बहुत अरसे तक, क्योंकि मैं उनसे पूछता, मुझे मैक्सिमम पहले कोई 15 एपिसोड में जो मिला था वो ये था कि मैं कहा अम्मा हाउ इज़ इट, इट वाज बिलीवेबल, बस। तो मैं बोला गुड और बैड बिलीवेबल नहीं बिलीवेबल, लेकिन तुमने मतलब इतनी भी बदतमीजी करने की जरूरत नहीं थी, यू नो। तो देन आई रियलाइज्ड कि उनकी वो होता ना माँ है, तो माँ पहले सामने है, तो वो ऑलमोस्ट कुछ तो उनकी दोस्तें फ़ोन करती जिन्होंने मुझे बचपन में देखा, अब नहीं देखा, तो वो उनके सामने मुझे डिफेंड कर रही होती, नहीं 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 अजान ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अजान अगर आप आएंगी अजान दरवाज़ा खुलेगा आपके लिए, अजान आपसे मुस्कुरा के मिलेगा, अजान कभी उठ के बाहर नहीं चला जाएगा बीच कॉन्वर्सेशन में। तो वो बड़ा मैंने उनको देखा। आई डोंट थिंक माई डैड इज़ वॉच्ड इट मच। उन्होंने गाने सुने, कई सीन्स देखे होंगे, उन्होंने आई थिंक गाने सुने हैं, तो दैट इज़ देयर। जहाँ तक मेरी अम्मा का ताल्लुक़ है जो ज़्यादा देख रही हैं, उनकी राय यही रही है कि इस प्रोजेक्ट में आई हैव हैड अ लॉट ऑफ क्रचेस एंड हेल्प in terms of my co-actors, in terms of my director, my producer, my writer. तो उनका ये पॉइंट है कि जिस तरह जब मुझे याद है पहला टीज़र आया था तो उन्होंने कहा था टीज़र तो बड़े अच्छे अच्छे बन जाते हैं, पूरा प्रोजेक्ट देखते हैं। फिर उसके बाद जब प्रोजेक्ट तो फिर जब प्रोजेक्ट चला, तो प्रोजेक्ट चलने के बाद कुछ अरसे बाद फिर उनके कुछ दोस्तों ने उनको बताया कि वो देख रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है, तो उन्होंने कहा इतने बड़े एक्टर्स के साथ परफॉर्म कर लेना कौन सी बड़ी बात है, अपने कंधों पे उठाओगे तो तब देखेंगे। तो रियली टफ, आई एम स्केयर्ड, बहुत टफ है भाई, ये तो बहुत प्रेशर है। नहीं, शी इज टफ, बहुत प्रेशर। सो नाउ इट्स अप टू द नेक्स्ट वन कि अब क्या होगा। नहीं नहीं जी, बहुत अच्छा किया है, उनके शोल्डर्स पे ही चल रही है लास्ट 2 एपिसोड्स, प्लीज़। अच्छा मुझे ये बताएं, वो जो शनाया की डेथ वाला सीन है जिसमें वो गिरती हैं, सजल को आपने वो हाउ डिड यू शूट, क्या उसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है जो बता सकते हैं, कितना स्ट्रेसफुल था, कैसे था? बिकॉज वो एक बड़ा पिवटल सीन था, यू नो, और वो हमने बड़ा रोए भी थे हम लोग उसके बाद। उसमें द थिंग इज देयर वाज अ लॉट ऑफ डिबेट, उसको शूट किस तरह करना है। अपेरेंटली पैमरा के बहुत सारे कुछ रूल्स हैं रिगार्डिंग ब्लड एंड दिस एंड दैट, तो वो मुझे पता नहीं थे। मैंने वो अमीन सर बेहतर जानते थे, मोमिना भाभी बेहतर जानती थी कि हमने किन गाइडलाइंस को फॉलो करना है। आई रिमेंबर जब हम शूट कर रहे थे तो इट वाज सुबह सुबह हमने वो पहले मेरी भाग दौड़ सारी की, एंड मुझे याद है वो, क्योंकि हम ऑर्डर में शूट नहीं करते ना, तो मैंने उससे जो पिछला कोई सीन था जो हमने कोई 3 महीने पहले शूट किया था, जिसमें मैं फ़ोन कॉल लेता हूँ बेडरूम में, मैंने कोई गलत जूते पहन लिए थे। ये नहीं पता था कि भाग दौड़ करनी पड़ेगी बाद में मुझे। तो फिर मैंने जब वो उस दिन आया ना, उन्होंने बोला वो वाला सीन है उसकी कंटिन्यूटी ये वाली है, बोला मैं इसमें कैसे भागूंगा, मतलब मैं ये क्या होगा। तो एनीवे वो अल्लाह का शुक्र हो गया। बट आई रिमेंबर दैट सीन, इट वाज फन टू शूट। अमीन सर एक डेयरिंग डायरेक्टर हैं, तो वो खुद कैमरा लेके बहुत सारे एंगल्स शूट करना चाहते हैं, तो इट वाज फन। लेकिन ये ज़रूर था कि क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे इस तरह के केसेस हो चुके हैं जहाँ ऑन द स्ट्रीट किलिंग्स हुई हैं, एक रिसेंटली कुछ दिन पहले भी हुई है मेरे ख्याल से। सो व्हेन यू सी दैट और आप उस मोमेंट को इनैक्ट कर रहे होते हैं, तो वो उस वक्त की बेबसी आपको एक % की अंदाज़ा होता है कि उस शख्स के साथ गुजरी क्या होगी जिसके साथ इस तरह की कोई हादसा हो। सो इट इज़ वेरी स्कैरी कि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम बाहर जाके सड़कों पे, हमारी अपनी सड़कों पे ऐसे हादसात हुए हैं। तो ऑब्वियसली शूटिंग दैट इट मेड यू रियलाइज दैट हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी और जुडिशरी की कदर करनी चाहिए और उसको बेहतर करना चाहिए, क्योंकि उस मोमेंट में आप सिर्फ एक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ये ट्रू इंसिडेंट्स को लेके स्क्रिप्ट लिखा गया था। एग्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इट्स इंस्पायर्ड। तो somebody has gone through this and I don't want to name cases, लेकिन कई केसेस हैं जिसमें ये हो चुका है। तो enacting that
आई थिंक पूरे टीम के लिए मेरे को एक्टर्स के लिए, फॉर एवरीबडी इट वाज अ वेरी इम्पोर्टेंट मोमेंट कि इसको जस्टिस किया जाए। आप पे प्रेशर कितना था क्योंकि आपने उठाना था, सजल गिर गई तो नीचे कितना प्रेशर था, बिकॉज वो लगता है कि उन्होंने बस अपने आप को छोड़ दिया था। डिड शी? और पूरी रिस्पांसिबिलिटी आपके ऊपर थी कि भाई नीचे नहीं गिरना। टेक्स तो काफ़ी हुई थी, बट शी इज़ माशाल्लाह से शी इज़ फिट एंड यू नो, तो ऐसे नहीं था कि कोई बहुत ही भारी खातून है कि मैं उठा रहा हूँ और मुश्किल हो रहा है। तो लेकिन फिर भी अच्छा, आई थिंक वो कैमरा टीम वाज आल्सो वेरी काइंड कि वो बहुत सारे टेक्स नहीं हुए, स्मूथ था, कोई मसला नहीं हुआ, कोई मसला सच नहीं हुआ। आई थिंक वही डिबेट बना था हम लोगों के लिए भी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पूरा खून खराबा होगा, वो हम टीवी पे दिखा नहीं सकते, तो वो एक चीज़ थी। बट अदरवाइज इट वाज प्रीटी स्मूथ। जब वो सीन खुद भी आपने देखा था, आप पे क्या असर? मुझे कभी नहीं लग रहा था ऐसा होगा, है ना, कितना इम्पैक्टफुल था। मैंने कभी नहीं लगा ऐसा होगा। आई वाज अ बिट लाइक अच्छा बस मैं भाग रहा हूँ, अच्छा फिर मैं उनको उठा के भाग रहा हूँ। लेकिन व्हेन वी सॉ इट ऑब्वियसली म्यूजिक एंड द एडिट एंड वो जिस तरह उन्होंने उसकी ट्रीटमेंट की थी, फिर उसके बाद भी आपके जितने सीन्स थे जहाँ अजलान इज़ गोइंग थ्रू एन इमोशनल टर्मोइल और वो शनाया कि उससे नहीं निकल नहीं पा रहा है, दे वर अमेजिंग। यू नो वी आई थिंक हम सबको अजलान का जो दर्द था ना वो समझ आ रहा था और हम सब कनेक्ट कर रहे थे। और ऑनेस्टली ऐसा होता था, मैं दिल चाहता था हम किसी तरह अजलान के दर्द को दूर करते हैं, यू नो, मुझे ऐसा लगता था। वो उसका क्या प्रोसेस था? हाउ डिड यू, कैसे सोचा कि मैंने ऐसे करना है? कोई इंस्पिरेशन थी? अगर आपको शेयर कर सकते हैं उन सीन्स को या उस टाइम को इनैक्ट करने के लिए, उस कैरेक्टर को उस टाइम। आई थिंक बिकॉज आई एम अ न्यू एक्टर, तो मेरा कोई मेथड अभी तक फॉर्म नहीं हुआ। मे बी कुछ साल बाद मेरा कोई तरीका होगा कि मैं कैसे इमोशनल सीन्स में जाता हूँ, सो आई डोंट हैव एनी प्रोसेस इन दैट मैनर। एज आई सेड आगे जाके पॉसिबली आ जाएगा। ये ज़रूर मैं कहूँगा कि मैंने इस तरह के लोगों को देखा ज़रा जो अजलान टाइप ज़िंदगी गुजार चुके हैं, और फिर इत्तेफाकन एक दो को मैं जानता हूँ जिनका ऐसा एक्सट्रीम हादसा नहीं हुआ लेकिन उनके प्लान के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गई। यू नो उनके हर चीज़ लाइन से जारी थी, जिस तरह अब्बा ने प्लान किया था कि तुम ये करोगे, उसके बाद तुम फलाना करोगे, फिर मैगज़ीन के कवर पे तुम ये भी कर, यू नो वो बहुत क्लियर एक उनका प्लान था। और फिर जाहिर सी बात है किस्मत लिखने वाला खुदा ही है और बताने वाला, तो कुछ हुआ बीच में जिससे पूरा सिस्टम हिला। अच्छा। और जब वो सिस्टम हिला तो वो बेकाबू एक तरीके के हो गए कि ना ही तो उनके इमोशंस में कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी। तो मेरे जहन में वो क्लियर था क्योंकि एक दो को मैं जानता हूँ, तो मुझे वो वक्त उनका याद है कि एक दिन वो लाउड इमोशनल हुए हैं, एक दिन ऐसे बिहेव करने से कभी कुछ भी नहीं हुआ। वो एक इलॉजिकल फेज़ ऑफ ट्रॉमा एंड गुजरा और वो काफ़ी अरसे तक चला, जिसमें वो फाइंडिंग देमसेल्व्स भी हुआ, फिर वोक भी हो गए, फिर उससे निकल के वापस भी आ गए, फिर अजीब से एक पूरी कहानी बनी। So for me, when approaching Azlan in that manner, it was important to keep him unpredictable. ठीक है। कि वो जाके जब दुआ मांग रहा है तो वो दुआ किस तरीके से मांग रहा है, तो फिर जब वो थेरेपिस्ट के पास जा रहा है तो वो अपनी वल्नरेबल साइड दिखाना भी चाह रहा है, फिर नहीं भी दिखाना चाह रहा क्योंकि उसके वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। यू नो, आई वांटेड हिम टू बी इनकंसिस्टेंट कि हर एपिसोड में जितने अगेन मेरी काबिलियत के हिसाब से मैं वो पोर्ट्रे कर सकूँ कि ही इज़ यू डोंट नो कि अब क्या होगा, क्या अब ये अचानक से शनाया की गम में सबके साथ सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा, क्या ये नहीं होगा, क्या ये हार्श रहेगा। सो फॉर मी दैट वाज इम्पोर्टेंट इन क्रिएटिंग दैट। थैंक यू फॉर लाइकिंग इट। लेकिन थेरेपिस्ट की बात कर रहे हैं आप, उस पर भी बड़ी कॉन्वर्सेशंस हुई। उस वक्त लग रहा था जब सीन आप पढ़ भी रहे थे और कर भी रहे थे कि शायद थेरेपिस्ट की उसको थोड़ा सा बेहतर हैंडल किया जा सकता था। कुछ कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा ही हुई कि थेरेपिस्ट को बिल्कुल आपने यूज़लेस दिखा दिया एंड लोग ऑलरेडी थेरेपी पे जाने से डरते हैं, और अगर आप थेरेपिस्ट के रोल को सही तरीके से नहीं इनकॉर्पोरेट कर पा रहे हैं तो मे बी अजलान, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अजलान को थेरेपिस्ट से जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी मैं बहुत थेरेपी के लिए गया हूँ अपनी ज़िंदगी में। आई समटाइम्स फील कि लोगों को लगता है कि थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और एक लेक्चरर में कोई फ़र्क नहीं है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। थेरेपिस्ट कभी भी बैठ के आपको थेरेपी के बारे में सिखाएगा नहीं सेशन में, वो आपके कंडीशन के साथ डील कर रहा है।
एक लेक्चरर ज़रूर बताएगा कि तुम्हें अभी यूँ करना चाहिए और थेरेपी पे एक लेक्चर देगा, ठीक है, लेकिन ये लेक्चर नहीं थी। क्या बेहतर चीज़ें हो सकती थी? आई एम श्योर हो सकती थी, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बट समटाइम मैंने ये बात सुनी थी, लोगों ने कहा था थेरेपिस्ट को तो उसको बताना चाहिए कि डिप्रेशन से कैसे हैंडल करते हैं और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आई डोंट थिंक थेरेपिस्ट इज अ लेक्चरर। मतलब मैं थेरेपी के लिए गया हूँ, काफ़ी ज़्यादा गया हुआ हूँ, और बहुत दफ़ा मुझे भी लगा कि ये कौन सी थेरेपी है, मुझे कोई बता ही नहीं रही, वो मुझे जजमेंट नहीं पास कर रही, वो मुझे ओपिनियन नहीं दे रही। बट थेरेपी फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टूड, अगेन आई एम नॉट अ मेडिकल स्पेशलिस्ट, फर्स्ट ऑल्सो बिकम्स अ स्पेस जहाँ आप वो बातें कर सकें जो आप मे बी बाहर ना कर सकें। अजलान इज समबडी जो बाहर बातें नहीं कर रहा था, तो मे बी दिस स्पेस अलाउड हिम टू। क्या वो सीन्स बेहतर ट्रीट हो सकते थे? क्या ये आपका ओपिनियन है, पब्लिक का ओपिनियन है? मे बी, पॉसिबली, 100%, बहुत ज़्यादा उससे बात 100%। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि क्योंकि मुझे डायरेक्टली कुछ लोगों ने बोला है कि थेरेपिस्ट को उसको बताना चाहिए कि कैसे ख़त्म होना है। मे बी आप लोग सही हैं और वो उनको बताना चाहिए था, लेकिन मेरे तजर्बे के हिसाब से विद थेरेपी आई फाउंड दैट इट्स अ न्यूट्रल स्पेस, जहाँ बहुत दफ़ा आप जाते हैं इस नज़रिए से कि मैं जाऊँगा, मैजिक पिल दिया जाएगा और ठक करके मैं डिप्रेशन ख़त्म या एंग्जाइटी ख़त्म या जो भी आपके एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। एंड वो थेरेपिस्ट की अपने नोट्स और चीज़ों के बेसिस पे किस तरह वो आपको गाइड कर रहे हैं वो उनके ऊपर है। तो मे बी हमने थेरेपिस्ट को उतना प्रोएक्टिव नहीं दिखाया जितना लोग देखना चाहेंगे एक थेरेपिस्ट को, लेकिन आई थिंक इस सवाल का जवाब जो है हम सबसे बेहतर एक प्रोफेशनल ही दे सकता है जो उस फील्ड में है कि इस सिचुएशन में एक लड़का जिसकी बीवी कत्ल कर दी गई हो, जिसके फिर वालिद साहब कत्ल या बेसिकली हार्ट अटैक से, लेकिन वो डिबेटेबल है कि उस वजह से हुआ है, इसके साथ आप किस तरह ट्रीट करेंगे। सो आई थिंक इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जहाँ हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं हम गलत नैरेटिव थेरेपी के बारे में भी ना पब्लिक में डाल दें। तो आई थिंक द बेस्ट पर्सन टू गिव इनपुट ऑन दैट वुड बी अ थेरेपिस्ट, एंड आई वुड बी हैप्पी टू हियर व्हाट दे से। एक्चुअली जब हमने ये पोस्ट किया था तो बहुत से कुछ थेरेपिस्ट ने जाके कमेंट किया था एंड दे एग्रीड विद इट कि इस तरह नहीं दिखा सकते। नाउ द अगेन सिर्फ इसलिए ये कम्युनिकेट कर रही हूँ कि ये बात नहीं थी कि बताती थेरेपिस्ट की एग्जैक्टली क्या करना है अजलान ने। द कॉन्वर्सेशन दैट हैपेंड वाज अजलान वॉक्स अवे सेइंग कि आपने मुझे कुछ फ़ायदा नहीं दिया। वी कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि वो स्पेस थी जहाँ अजलान को अपने बोलने का टाइम मिल रहा था जो अजलान बाहर नहीं कर रहा था। इनफैक्ट वन ऑफ द फ्यू क्वेश्चन दैट शी आस्क्ड इनिशियली वाज आई वाज लाइक ये तो बड़ी सही लाइन पे जा रही है। तो वो कहती है अच्छा तुम सोचते हो तो क्या सोचते हो उसके बारे में। एकदम से उसके बाद डाउन हिल जाना शुरू हो गई वो कॉन्वर्सेशन, यू नो, एंड वो खड़ा हो जाता है और वॉक अवे कर देता है एंड वो उसको रोकती भी नहीं है, उसको वो भौखलाई हुई बैठी हुई है। शी इज़ लाइक सो वी डोंट वांट टू सी अ थेरेपिस्ट सिटिंग परेशान, राइट? वी वांट टू सी कि वो इन कंट्रोल है। नोबडी इज सेइंग कि थेरेपिस्ट पिल दे देगी या एक वो दे देगी। तो मे बी इन दैट टर्म वी वर होपिंग कि ये दिखाते कि शी हैज़ गाइडेड हिम इन सर्टेन वे। इफ इट वाज मेंट टू बी दैट वे, वो कम्युनिकेट ऐसे नहीं होगा। देखिए तो इसलिए भी आई एम नॉट सेइंग, क्योंकि मेरे पास राइटर के जहन के इल्म नहीं है कि उन्होंने किस जहन से वो लिखा या जो मेकर्स थे। ये मुझे ज़रूर पता है कि जो कहानी थी वो अजलान उस पॉइंट पे अजलान के नज़रिए से चल रही थी। तो अजलान किस तरीके से थेरेपिस्ट को देख रहा है, किस तरीके से बाबा जी को देख रहा है, किस तरीके से प्रोफेसर रहमान को देख रहा है, दैट इज़ हिज पॉइंट ऑफ व्यू एट दैट टाइम। और फिर आगे जाके हमें समझ, अब एज एन ऑडियंस आप जजमेंट ज़रूर पास कर रहे हैं। आई डोंट नो नेसेसरीली कि क्या हमारे ड्रामाज आर इन अ पोजिशन टू बी representing institutions that are that serious. फिर तो हम कभी कुछ नहीं कर सकेंगे। नहीं, अगर हम ये assume कर लेंगे with the evolution that's happening now and with the conversations that are happening. I'm saying I don't know if that is I agree with you कि responsibility है। Yeah, and especially sorry to cut you, अगर मैं आपकी बात ले भी लूँ कि हमारी इंस्टीट्यूशन इस पोजीशन में है, ये तो हम खुद अपनी एबिलिटीज़ को अंडरमाइन कर रहे हैं। हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम एक प्रोफेशन ले रहे हैं। वी नीड टू गो थॉरली इन रिसर्च ऑन दैट देन we need to see what happens. We cannot pick up a profession and उसको हम ऐसे ही कर दें और फिर हम बोलें कि नहीं आप इसको एक्सेप्ट कर लें क्योंकि हम ऐसा दिखा रहे हैं। जबकि फिर जब और ये एक दफ़ा पहले ये सबात में भी इसी तरह की इंसिडेंट हो चुका था, इसलिए लोग ज़्यादा भी चीखे कि यार आप, क्योंकि पाकिस्तान में थेरेपी जाना इज़ स्टिल अ टैबू, माँ बाप नहीं जाने देते, बच्चे खुद नहीं जाते हैं, तो इसलिए भी ज़्यादा कॉन्वर्सेशंस हुई थी। द थिंग इज़ आई एग्री विद यू कि किस तरीके से वो दिखाया गया, दैट इज़ नॉट माई थिंग। माई थिंग इज़ दैट अ लॉट ऑफ पीपल
जहाँ थेरेपिस्ट खुद कह रहा है कि जी ये सही है गलत है, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. As far as I am concerned, when people came to me and said the therapist should tell him how to fix it, मैंने उनसे यही कहा था कि as a teenager I firstly would like to say therapy is a great thing, everybody should go for therapy. We've all been through, especially post pandemic, definitely people need to go to therapy. मुझे बड़े फ़वायद हुए हैं therapy की वजह से. I just feel that I have not found a therapist who has lectured me. And I think कि as I said, अगर आपके पास थेरेपिस्ट लिख रहे हैं, मे बी राइटर्स शुड गेट इन टच विद देम टू फिगर आउट कि वो ऑथेंटिक मे बी तरीका क्या है. क्योंकि देखें अजलान का उन भड़क के निकल जाना अजलान का मसला है, लेकिन हाउ शी हैंडल्स इट आफ्टरवर्ड्स, अब ये एक थेरेपिस्ट ही बता सकता है. ड्यूरिंग दैट टाइम एंड after that also, that because I agree with you on so that. That only a professional, the reason why मैं इस सवाल का आगे नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है. मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उस शख्स को कहना चाहिए, लेकिन फिर हमें ये सिर्फ मेडिकल प्रोफेशंस पे महदूद नहीं रहना चाहिए. फिर जब हम पुलिस को दिखाएं, आप पुलिस से पूछिए. आप जब फ़ौज दिखाएं, आप फ़ौज से पूछिए. आप जब लॉयर्स दिखाएं, हम बहुत दफ़ा मे बी मेरे लिए पर्सनल है क्योंकि आई कम फ्रॉम फैमिली ऑफ लॉयर्स, कि लॉयर्स को बहुत बुरी तरह दिखाया जाता है. या तो उनको दिखाया जाता है कि जी वो पता नहीं कोई आड़े टेढ़े लोग हैं जिन जो पैसे लेके बस काम करा देते हैं, which is not true. They are depicted incorrectly. So then all the institutions should be depicted with research correctly of what they're supposed to be. And जब हम ये उठाते हैं आवाज़, तो फिर आपको बता रही हूँ हम सब जगहों पे उठाते हैं. अभी सिलफियान में भी रिसेंटली हमने आर्मी की एक चीज़ पे एक दो बोला कि जिस तरह मेडिकल में उन्होंने ट्रीटमेंट की उसको हमने बोला, सो हम सब पे उठाते हैं. फिर क्रिटिसिज्म करते हैं. होना चाहिए, आपके ऊपर स्पेशल टेंशन नहीं होना चाहिए. अच्छा, यमुना और सजल के साथ काम करना कैसा था, क्या सीखा, वाज द एक्सपीरियंस? आई नो फर्स्ट टाइम मिले वो तो हो गया, कुछ और इंटरेस्टिंग बातें कोई मज़े का बता सकते हैं उनके साथ? I think many things. They're both. And also Ghazala Kafi. उनके साथ आपकी केमिस्ट्री अमेजिंग थी. Thank you. So I'll go seniority wise. तो ग़ज़ाला आपा भी मैं नाम ले दूँ फिर मैं सबके. ग़ज़ाला आपा क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा काम उनके साथ था, तो she was amazing. जो हमारा पहला दिन था, तो इत्तेफाकन ग़ज़ाला आपा जो हैं मेरी अम्मा की गॉड मदर हैं लाहौर में, जानी बीबी. वो ग़ज़ाला आपा की ऑलमोस्ट लुक द सेम. अच्छा. They almost look exactly the same. तो मुझे याद है कि जब मैं जानी बीबी को मैं बचपन से जानता हूँ, so I remember when I saw ग़ज़ाला आपा, मेरे जहन में पता नहीं क्यों लगा कि जानी बीबी. पहला सीन था वो पूल के पास जहाँ सीन है जो मैं गोद में सर रख के लेटा हूँ, ठीक है. तो मैं गोद में सर रख के लेट गया, वो सीन शुरू हो गया, वो सीन चल रहा है, सारा कुछ सीन ख़त्म हुआ, मेरे कभी जहन में भूल गया कि ग़ज़ाला आपा, मैं समझा जानी बीबी है जो एक करीबी फैमिली फ्रेंड है. तो मैं गोद में सर रखा रहा, मैं उठा ही नहीं ना. टेक ख़त्म हो गई, लाइटें चली गई, फिर वो कहती है, मैं पहला दिन था ये, कह रही बेटा वो सीन ख़त्म हो गया, ठीक है, उठ जाओ बेटा. और मेरा भारी सर है, मुझे ऐसे भी नहीं ना, मुझे यू नो. आई इमीडिएटली गॉट अप, आई अपोलोजाइज, आई एम सो सॉरी. लेकिन वो इतना एक, वो भी प्यार से ना सर पे हाथ लगाई. तो आई रियलाइज्ड, यू नो, फिर वहाँ से हमारी रिलेशनशिप शुरू हुई. शी वाज ऑलवेज वेरी काइंड, वेरी लविंग, अगेन थरो प्रोफेशनल. हमेशा मतलब कुछ सीनियर एक्टर्स होते हैं जो मे बी लाइंस वगैरह उतनी नहीं रिहर्स करना चाहते, मुझे हमेशा कहते आओ लाइंस रिहर्स करते हैं. तो अगेन शी न्यू कि मेरा इट वाज माय फर्स्ट टाइम टू हेल्प मी इन दैट एज वेल. सो शी वाज अमेजिंग. नदीम साहब के साथ कम काम रहा, लेकिन ज़रूरी काम था बहुत स्क्रिप्ट के हिसाब से. सो दैट वाज ऑब्वियसली एन ऑनर. सुपरस्टार में उनसे एक क्या कहते हैं इंटरेक्शन रहा था मेरा. तो उन्होंने तब मुझे कहा था सुपरस्टार के वक्त, आई रिमेंबर हम एक गाना शूट कर रहे थे दोस्तों, तो मैं म्यूज़िक कर रहा था, मैं सेट पे था, तो उन्होंने बोला ये तुम किन चक्रों में पड़े हुए म्यूज़िक है, तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए. अच्छा. उन्होंने मुझे कहा था. एंड आई वाज लाइक क्या मतलब, उस वक्त आई वाज वेरी लाइक आई डोंट नो करनी चाहिए. सो आई वाज लाइक अच्छा आपको लगता है, हाँ बेटा जाओ करो, बाकी सब करें तुम भी करो. तो so then when I met him, so he said कि तुमने मेरी बात सुन ली फिर. हाँ. तो he remembered. And then अगेन यू नो, उनकी सिर्फ आवाज़, उनकी डायलॉग की अदायगी, जिस तरीके से वो करते हैं, उनके यू नो एवरीथिंग अबाउट हिम परफेक्टली ऑन टाइम, यू नो डेडिकेटेड. तो इट वाज अमेजिंग. देन यमुना एंड सजल, बारी I'll start off with Sajal. Never let me feel how good she is. Okay. Ever.
नेवर लेट मी फील कि जो तुम बेटा कर रहे हो मैं कई सालों से कर चुकी हूँ. ऑलवेज केम टू एवरी सीन एज दो वो भी पहली बार एक इस तरह का सीन कर रही हैं, विच जो मुझे उस वक्त मेड मी फील मच मोर कंफर्टेबल एंड आई एम ग्रेटफुल टू हर फॉर दैट. उनका एक छोटा सा मसला था जो फिर मुझ में ट्रांसलेट हो गया, वो था हंसने का. कि एक दफ़ा लाफिंग फिट शुरू हो जाती तो फिर वो बंद नहीं होती. और वो राबिया बंद नहीं होती. मतलब हम शूट कर रहे थे नारायण की तरफ और बारिश होने वाली, सूरज जा रहा, वैसे ही वहाँ पे कम टाइम होता है रोशनी का. और कोई डायलॉग आया, मैं वो लाइन याद कर रहा हूँ अभी, क्या करें कभी कोई बुरे लोगों से प्यार हो जाता है ना. ठीक है, अब वो मैं कह नहीं सक रहा. होता ना कि कोई लाइन बस अटक गई ना, वो मैं बोल नहीं सक रहा. क्या करें कभी कोई बुरे लोगों से प्यार हो जाता है ना. ठीक है, अब वो जो एंड का ना था ना वो कभी भी नहीं आना. तो वो हेडफोन लगे हुए अमीन से कह रहे नहीं दोबारा होगा जान, ना नहीं आया. अब वो फंस गया. अब शी लाफ्ड एंड देन आई लाफ्ड. अब वो जब सीन हम एक फ्लो में कर रहे हैं ना, तो ये होना शुरू हुआ कि मैं पीछे से मेरा जहन कह रहा है वो लाइन आ रही है, वो लाइन आ रही है, वो लाइन आ रही है, वो लाइन आ रही है. अब डोंट मेस इट अप, डोंट मेस इट अप, डोंट मेस इट अप. ठीक है, अब वो जैसे लाइन आई ना उनके मुंह पे मुझे नजर आए. ठीक है, अब शॉट मेरा हो रहा है एंड वो लिटरली दिल मेरा धड़क रहा है ना कि अब जब भी वो लाइन के करीब जाए मेरा जहन कह रहा है ऑलमोस्ट एज दो मेरा जहन और मेरा मुंह अलग लोग हैं और मेरा जहन कह रहा है यूं होंठों को हिलाना है तब ना बोलोगे तुम. ठीक है, और वहां से वो चीख रहे हैं, सूरज जा रहा है, बारिश होने वाली है, बादल गरज रहे हैं एंड आई एम लाइक क्या करते हैं क्या करते हैं कभी कभी बुरे लोगों से फंबल फंबल फंबल. तो वहां से वो जो हंसी का दौरा शुरू हुआ फिर वो बहुत आगे तक चला. फिर वो चलता गया. मतलब वहाँ डांट पड़ी मुझे बहुत ज़्यादा, कई जगह डांट पड़ी लेकिन वहाँ बहुत डांट पड़ी. एंड देन उसके बाद कई सीन्स थे जो बहुत इमोशनल सीन्स थे जहाँ फिर वो हमारा एक वो बन गया था कि हम सीन जब सेट पे मिलते और सीन शुरू होने वाला होता ना, अगर वो मुझे पता है कि उन्हें हंसी आ रही है या उन्हें पता है मुझे हंसी आ रही है ना, तो मैं अपने आप को कोसना शुरू कर देता. क्या जान तुम इस तरह की क्यों, तुम इस तरह इंसान क्यों, तुम पैदा क्यों हैं यहाँ पर कि तुम्हें हंसी आ रही है. क्योंकि कुछ 40 लोग खड़े हैं वहाँ पर, बेचारे घर जाना चाह रहे हैं, कोई नहीं करना चाह रहे और वो हंसी नहीं रुक पा रही. एंड दैट वाज समथिंग दैट शी एंड आई, मुझे याद है आखिरी सीन जो हमने किया था जहाँ अजलान कहता है आई लव यू टू हर. जब वो कहती है आंखें बंद करो, खोलता है, वो चली जाती है. तो वो सीन में मुझे बहुत अच्छी तरह याद है दैट आई टोल्ड आई वाज लाइक डोंट लुक एट मी, डोंट लुक एट मी. ओके, क्योंकि मुझे पता है सब तप रहे हैं और वो एक पॉइंट पे आ गया था कि सबको पता था ये दोनों हंसना शुरू कर देंगे और बढ़ गए सब मतलब हो गया काम. और वो भी कोई बेवकूफ़ाना चीज़ के मतलब तकिए पे डिज़ाइन क्या बना हुआ है, हंसना शुरू, बस वो उस पर चल रहे हैं. या कोई सी एक्टर का कोई जो भी बात हो गई, हाँ बस वहाँ से फिर अटक गया. फिर वो जब भी होता है वो इशू ये ना कि आप एक ही सीन एक ही तरीके से कई बार कर रहे होते हैं, तो अगर कोई चीज़ मिल गई ना फनी तो बस वो आपका जिंदगी का अजाब बन जाएगा. So that was as far as that is concerned, but she helped me with a lot of stuff. बहुत सारी चीज़ें उनसे मैंने सीखी. How she approaches scenes. Honestly, आपको लगता है कि वो कैजुअली लेती हैं लेकिन उनने अपनी होमवर्क करके आई हुई हैं और उनका एक रिलैक्स्ड अंदाज में होना सेट पे सबके लिए माहौल बेहतर कर देता है. तो आई रिमेंबर व्हेनेवर शी वाज ऑन सेट एवरीथिंग वाज प्लेजेंट. एक अच्छा माहौल बना रहता, हर किसी से हंसी मजाक अच्छे से पेश आना. सो दैट वाज ऑब्वियसली समथिंग व्हिच आई विल टेक फॉरवर्ड. एंड ऑब्वियसली टैलेंट तो अपनी जगह. फिर जहाँ हम यमुना जी की बात करते हैं, मैंने दोनों से कहा था, आप दोनों से पूछ सकती हैं, मैंने दोनों से कहा था शूट के पहले दिन पे एक मैं उनके पास गया था, मैंने कहा था देखिए मैं बुरा करूँगा ना तो मुझे तो लोग ऐसी गाली दे देंगे. ठीक है, लोग आपसे पूछेंगे आपने इसके साथ काम क्यों किया. तो जहाँ आपको लगे कि मैं बुरा कर रहा हूँ आप मुझे बताएं, मैं 10 बार करने को तैयार हूँ, मेरी कोई आना नहीं है इन चक्रों में. लेकिन आप पे ज़्यादा, क्योंकि सवाल मैं ही नहीं चाहता हूँ कि किसी ने 5-10 साल में अपना करियर बिल्ड किया हो, अपनी रेपुटेशन बिल्ड की हो और वो मेरी वजह से बर्बाद हो जाए. मैं तो वैसे ही नेपोटिज्म हूँ, तो मतलब मैं तो वैसी तो मेरे बारे में 100 बातें होंगी. तो इट्स जस्ट बेटर, और वो मुझे खुद ही हल करनी है, एंड आई हैव टू प्रूव देम. बट इट्स नॉट दैट पर्सनस फॉल्ट कि जी मैं अपने साथ धकेल के उनको ले जाऊँ. सो दे हेल्प मी इन एवरी सीन. आई रिमेंबर यमुना वुड से टू मी कि अजान बेहतर हो सकता है. ठीक है, या शी वुड मुझे कान में आके ये यूँ नहीं यूँ कर लो. एंड मुझे वो बहुत उस बात की कदर है कि
उन्होंने ये किया। उन्होंने मुझे आइडियाज़ दिए, उन्होंने कहा कि ये तुम यूँ नहीं कर रहे, ऐसे नहीं कर रहे, और क्या मैं इससे 1000 गुना बेहतर कर सकता हूँ, ज़रूर कर सकता हूँ। लेकिन आज अगर मैंने थोड़ा सा भी अच्छा किया है तो उसमें मेरे को एक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है, एंड आई गिव देम कंप्लीट क्रेडिट फॉर दैट, अदर देन ऑब्वियसली माई डायरेक्टर जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ के पूरा कराया, माई प्रोड्यूसर मोमिना भाभी, द राइटर कैसरा आपा, माई DP आसिफ भाई, एवरीबडी who was involved, हुसैन भाई, बिलाल भाई, मैं ऐसे ही सिर्फ नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं सबको खुश करना चाह रहा हूँ। ईच वन इंडिविजुअली हेल्प मी, मतलब फॉर इंस्टेंस हुसैन भाई या बिलाल जो हमारे एसोसिएट्स थे, वो मेरे पास आते बोलते हसन भाई ये बेहतर हो सकता था, दोबारा करें, या आसिफ भाई मुझे कहते हैं वो द DP के ऐसे नहीं यहाँ देख के बोलें तो बेहतर होगा, उनको ज़रूरत नहीं थी करने की। सो एवरीबडी हेल्प मी ट्रेमेंडसली, एंड अगर मैं थोड़ा सा भी अच्छा लगाऊँ किसी को तो उसमें कई लोगों का हाथ है। अजान, आप सिंगल पेरेंट हैं, तो मैं कुछ पूछना चाहती थी इससे, क्योंकि मुझे लगता है कि हमेशा जब भी सिंगल पेरेंट्स की बात होती है हमेशा हम औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। कभी हम मर्द का पॉइंट ऑफ व्यू या मर्द को क्या चैलेंजेस होते हैं या वो किस चीज़ से गुजरता है, हम कभी उस पर बात नहीं करते। मैं ऑलरेडी अजान से पहले बात कर चुकी हूँ, ही इज़ ओके टू टॉक अबाउट इट। सो आई वांट टू नो, जब प्रोसेस स्टार्ट होता है या जब शुरू में होता है तो व्हाट आर द चैलेंजेस एज अ मैन यू फेस, इन क्या बहुत मुश्किल होता है, आपको भी जजमेंट फील होती है, लोग करते हैं जज, what is it like एक मर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से? आई थिंक सोसाइटी जो है वो मर्द में एक अननेसेसरी अना पैदा करती है, जिसको पहले अपने बच्चों की खातिर मारने को मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अपने काबू में लानी होती है कोई भी ढंग का फैसला करने से पहले। एंड वो मेरे लिए सबसे बड़ी जद्दोजहद रही, बिकॉज the mother of my children is my friend, was a very close friend of mine, and वो एक बहुत अच्छी माँ है। तो मेरा जो नीजक रिएक्शन अपब्रिंगिंग की बुनियाद पे था, वो अपनी अना को सामने लाकर बोलूँ, मेरे जो एक आम आदमी का होता है और मेरा भी था। I found the difficulty was in me coming to terms with my ego and realizing कि मेरी अना से किसी को भी फ़ायदा नहीं है, मुझे भी फ़ायदा नहीं है। और जिस दिन वो मुझे समझ में आ गया, उस दिन आई थिंक मेरे बच्चों की ज़िंदगी, एवरीबडीज़ लाइफ गॉट बेटर, एंड आई थिंक दैट इज़ अ चैलेंज जो हमें नहीं सिखाया जाता। हर चीज़ एक अना की जंग बनती है, स्पेशली इन रिलेशनशिप्स में, और आई थिंक उसके बारे में लोगों को एजुकेट करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आपने बहुत खूबसूरत बात बोली है। आई थिंक दैट इज़ व्हाट एंड्स अप बिकमिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मैंने रिसेंटली यू नो, अब क्योंकि लकीली वी आर ऑल ऑन गुड टर्म्स, हमारे यू नो बहुत क्लियर अरेंजमेंट्स हैं, बच्चे मेरे पास कब होते हैं, उनके पास कब होते हैं, एवरीथिंग इज़ वेरी अल्हम्दुलिल्लाह सॉर्टेड आउट, ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन उस पॉइंट तक पहुँचते हुए जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ और सोचता हूँ जो मुझे एडवाइस दी गई थी वो बहुत बुरी थी। मतलब वो इतनी बुरी एडवाइस थी कि जब मैं क्या एडवाइस दी गई थी, अब और आपने उसको कैसे काउंटर कि वो शुरू से ये था कि पहले तो बच्चों की खातिर साथ रहो। अच्छा, लेकिन अगर दो लोग नहीं मिल रहे और बच्चों के इन्वायरमेंट में सिर्फ एक बदमज़गी है, तो 2021 या 22 में या 2020 में उनको वो इन्वायरमेंट क्यों दिया जाए, जब एक खुश इन्वायरमेंट दिया जा सकता है जहाँ उनकी माँ उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो खुश हैं, उनके वालिद खुश हैं, सब खुश हैं। अच्छा, ये फिर एडवाइस आई कि बच्चे अपने पास रहने चाहिए, ये सारा कुछ। लेकिन हमारा तो मज़हब सिखाता है कि माँ के पास एक उम्र तक बच्चे रहने बहुत ज़रूरी हैं, और मैं एक सिंगल पेरेंट का भी बच्चा हूँ। अगर मैंने एक बाप के नाते पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, मैंने माँ की तरफ से भी देखा है अपनी वालदा का, एंड 95% ऑफ द इश्यूज आर सॉल्व जब आप अपनी ईगो साइड पे रख दें और आप बोलें कि अच्छा, नॉट जस्ट बच्चों के लिए, सबके लिए बेहतरी किस चीज़ में है। और ऑनेस्टली उस ज़्यादातर फैसले वही मसले हल हो जाते हैं जब आप वो ईगो ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि आपकी ईगो आती है, फिर आप एक दूसरे से बदतमीज़ी से पेश आते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आई अस्यूम अगर ये देखा जाए बाय एनी सिंगल फादर और मदर, आई थिंक वो ही सबसे बड़ा मरहला है
एंड उसको आप ओवरकम कर लेंगे तो फिर आप क्लियरली सोच पाएंगे और आप ये देख पाएंगे कि आपकी जो भी इंडिविजुअल सिचुएशन है उसमें क्या किया जा सकता है टू पीसफुली रिजॉल्व थिंग्स, क्योंकि कोलैटरल डैमेज आपकी ईगो की वजह से सिर्फ बच्चों का होगा और किसी का नहीं होगा। अभी वो आपके पास आए हुए थे समझ में छुट्टियां गुजारने, कितनी एफर्ट करनी पड़ती है? व्हाट इज़ द प्रोसेस कि आई एम श्योर इट्स अ चैलेंज, आपकी लाइफ भी बहुत बिजी है और बच्चे भी जैसे बड़े होते जा रहे हैं उनकी लाइफ भी कितनी बिजी होती जा रही है कि उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है जब आप लोग इतने करीब नहीं रहते। आई थिंक बहुत आसान है, आज बहुत आसान है हमारे पास। जब अल्हम्दुलिल्लाह हम उस वक्त में नहीं रहते कि हम किसी को ख़त पकड़ाएंगे और बंदा एक घोड़े पे भागता हुआ 40-50 दिन पहुंचेगा वहाँ पर, और मतलब हम तो वहाँ नहीं रहते ना। मैं एक बटन के बाद अपने बच्चों से बात कर सकता हूँ, वो मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे दिन में 25 फ़ोन अगर करना चाहें वो कर सकते हैं। आते हैं फ़ोन? आते हैं बिल्कुल। इसने अभी मुझे मारा, अच्छा मैं वो सॉल्व कर रहा हूँ, सामने से 4 लोग काम के बैठे हैं, बोलो नहीं अच्छा वो पोकेमोन कार्ड्स आज है ना, उसने मेरा पोकेमोन कार्ड ले लिया, अब मैं हल कर रहा हूँ फ़ोन पे बैठ के ना मसला, और मैं उनकी सुलह करवा रहा हूँ, तुम इधर बैठो तुम इधर बैठो। तो वी आर लकी वी कैन डू दैट। एंड जब हाँ ये ज़रूर है कि आई नाउ वांट टू स्केड्यूल माय वर्क इन अ वे कि जो उनकी हॉलीडेज़ हैं, उनकी चीज़ें हैं, या जो टाइम मैं उनके साथ गुजार रहा हूँ वो ओवरलैप कभी ना हो। ये ज़रूर है, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आज जितना फोकस्ड और डेडिकेटेड टाइम मैं उनको दे सकता हूँ मैं पहले नहीं देता था। सब एक्स्ट्रा एफर्ट भी तो कर रहे हैं। इट्स नॉट एक्स्ट्रा एफर्ट, क्योंकि प्रेशर आपको ज़्यादा नहीं फील होता बिकॉज तो मैं आपको खुद को रोकता भी हूँ, उनकी ज़िंदगी का पार्ट बनना है। तो आई थिंक ये भी बड़ी गलती होती है सिंगल पेरेंट्स की कि वो ओवरली कॉम्पनसेट करके बिगड़े बच्चे बड़े कर देते हैं, कि उनको गिल्ट होती है कि हम साथ में नहीं है, तो फिर वो बिगाड़ते हैं बच्चों को। ना कहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन दैट इज़ नॉट द केस। आप फिर भी उनके बाप हैं, आप फिर भी उनकी माँ हैं, एंड वो ओवर कॉम्पनसेट करना हेल्प नहीं करता। अगर आप इसलिए अटेंशन नहीं दे रहे क्योंकि आप आसान रास्ता चूज करना चाह रहे हैं, लाइक टॉय शॉप लेके जाके 4 खिलौने खरीदना आसान रास्ता है, वर्सेस ना कह के किसी और चीज़ में बिजी करना। ऐसा ही है। सो इट इज़ जस्ट दैट। सो एज अ पेरेंट फॉर मी दैट इज़ बेटर नाउ दैट आई कैन बी लाइक यार ये 2-2.5 महीने मैं इस वक्त काम नहीं करूँगा, बाकी आप मुझसे 18 घंटे काम करा लें 7 महीने, लेकिन ये 2.5 महीने मैं पूरा दिन देखूंगा हैरी पॉटर 4 बार और मुझे उस 4 बार उसको याद करूँगा, या मैं फ्रोजन के सारे गाने याद कर पियानो पे याद करूँगा और फिर वही गाने गाता रहूँगा दिन में, यू नो, और उनके सारे लिरिक्स याद होंगे, और एल्सा कौन सा ड्रेस पहनती है और क्यों बनती है, जी 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 हम सब वो करते हैं। और फिर लेकिन दैट इज़ इम्पोर्टेंट एज़ कम्पेयर टू मैं बोलूँ कि अच्छा यार मैं काम कर रहा हूँ तो अम्मा इनको दुकान ले जाएं और चीज़ें ले लें, या टीवी पे लगा दूँ, या बोलूँ कि जी आप कुछ देखते रहो। तो दैट इज़ डेफिनेट इट्स हार्डर इन दैट मैनर, लेकिन वो मेरा फ्लॉ है, अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ उनकी गलती नहीं है। एक बात और पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि बच्चों के सवालों के जवाब देने चाहिए, आप लोग देते हैं, या बच्चों को थोड़ा डाइवर्ट कर दें? बहुत जगहों पे होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि हम इनको असल बात नहीं बताएंगे, हम उनको बस यू नो अगर वो मतलब सेपरेशन या हो भी जाए तो बच्चों के सवालों के जवाब नहीं देते हैं, और उनको जैसे आप कह रहे हैं कि डिस्ट्रैक्ट कर दें, टॉयज़ पे लगा दें, मूवी देख लो हम बाद में या यू फील कि नहीं बच्चों को शुरू से ही ऑनेस्टली कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी चाहिए ताकि वो ग्रो करें, तो एक अवेयरनेस के साथ ग्रो करें, फिर जब दोनों माँ बाप भी तवज्जो दे रहे हैं तो कॉम्पनसेशन हो जाती है? या आई थिंक अगर मैं अपनी तरबियत की बात करूँ तो मुझे मेरी वालदा ने पाला है, एंड आई ग्रू अप विद हर, एंड ऑब्वियसली वालिद साहब थे लेकिन ऑन एंड ऑफ थे, वालदा के साथ ज़्यादा मेरा वक्त गुजरा है, एंड शी वाज ऑलवेज वेरी ऑनेस्ट विद मी। उनसे मैं कोई भी सवाल करता, हाँ कुछ सवाल जो एक 7 साल के बच्चे को नहीं पूछने चाहिए, तो वो कहती थी अजान जब तुम 12 साल के होगे मुझसे आके पूछ लेना, मैं बता दूंगी, लेकिन ये इस वक्त का नहीं है। अब वो किसी वजह से मैंने सुन लिया हो किसी दोस्त को कहते हुए तो मैंने पूछ लिया हो, बट या वो उसका एक क्या कहते हैं PG रेटेड जवाब मुझे दे देती, लेकिन जवाब ज़रूर देती। ऐसे नहीं था कि कभी भी मेरे घर में ये मुझे कभी महसूस हुआ कि कोई सवाल मैं नहीं पूछ सकता, जिसकी वजह से फिर मैं गलत लोगों के पास जाके पूछना शुरू करूँ, ऐसे कभी भी नहीं था। मुझे हमेशा ये ओपन डोर महसूस होता कि मैं अपनी अम्मा से जाके कुछ भी पूछ सकता हूँ, एंड आई फील दैट हेल्प मी अ लॉट। सो सख्ती भी मिली, एज आई सेड अम्मा आज तक मेरी सख्त हैं, मतलब शी विल नॉट अलाउ नॉनसेंस,
बट बात कोई चीज़ पूछना, आई थिंक द बेस्ट वे इज़ टू बी ऑनेस्ट। और वो ऑनेस्टी इज़ नॉट जस्ट इन थिंग्स, इट्स ऑल्सो जब आपको नहीं पता है कुछ। मैं बहुत दफ़ा देखा हूँ पेरेंट्स इलॉजिकल फैक्ट्स बच्चों को बता रहे होते हैं, क्योंकि मैं तो हम पेरेंट हैं, हमें तो पता होना चाहिए। तो आई फील ऑनेस्टी शुड बी, अगर मतलब मेरा बेटा पूछता है कि जी बाबा रॉकेट कैसे बनता है, तो मुझे क्या पता यार, साथ जाके देख लेते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू रॉकेट यूँ बनता है, वो गलत इन्फॉर्मेशन देके बच्चे को भेज दिया, विच आई सीन पेरेंट्स टू। सो द ऑनेस्टी शुड बी complete honesty that मुझे नहीं पता है, let's figure it out. So I think honesty would be the right way to do it. Is it easy to fall in love again? The concept of love becomes different. I feel it's very different. It changes now. afterwards? No, I think it's very different now. No. Like okay. I think love is something which today for me is affiliated with stability, affiliated with many other emotions, जो पहले एक रश होता था कि बस उसकी आंखों में देखा और हम पागल हो गए, और बस मुझे पूरी रात बैठ के गाने सुनने हैं और मुझे उससे बात करनी है, दुनिया पीछे तबाह हो जाए मेरी। तो मतलब मेरे कुछ दोस्तों के यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं जिनको आज आप जेन जी कहलाएंगे। yes. तो मैं उनका इतना चेज़ा लेता हूँ ना, क्योंकि मैं उनसे बैठता हूँ, वो कहते हैं, मुझे हमेशा बोलेंगे, उनको लगता है कि मैं कोई अच्छा एडवाइस दूंगा ना उनको, मैं अपनी एडवाइस नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा, लेकिन वो मुझसे पूछते हैं कि अजान ब्रो वो मुझे छोड़ के चली गई और वरना अच्छा क्या हो गया, ज़िंदगी ख़त्म है। मैं उनको कहता हूँ कुछ ख़त्म नहीं है, कुछ ख़त्म नहीं है, सब सही होगा। नहीं ब्रो, मतलब इसके बाद तो मतलब मैं सो नहीं पाता रात को। सो वो वाला लव जो है ना, वो अब उस तरह से नहीं, इट्स जस्ट चेंज्ड। सो एंड आई आल्सो थिंक कि समटाइम्स हम अपना एक आई एम नॉट सम फिलोसोफर, लेकिन आई फील कि वी फॉर्म एन ओपिनियन कि हमारे लिए सक्सेस क्या है या लव क्या है या हैप्पीनेस क्या है 18-19 साल की उम्र में, और पूरी ज़िंदगी उसी को बीत रहे होते हैं, लेकिन वो भी चेंज होता है। जो मुझे चीज़ खुशी देती थी 18-19 साल की उम्र में, वो आज नहीं देती। जो मुझे चीज़ जो मुझे ओहदा या मकाम ऊंचा लगता 20 साल की उम्र में, वो आज 28 पे नहीं लगता। आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ लव हैज़ चेंज टुडे, आई बिलीव इट विल चेंज टुमारो। पहले मेरे बड़े फिक्स्ड होते थे ना, मैं बड़ा सोचता कि मुझे क्यों इस तरह की चीज़, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, नॉट जस्ट लव, वेदर इट्स हैप्पीनेस, वेदर इट इज़ सक्सेस, वेदर इट्स एनी सच थिंग, वो आप एक पॉइंट पे ओपिनियन फॉर्म करते हैं और फिर आप उसी ओपिनियन को लेके ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि वो ही आपके लिए सक्सेस है। आई थिंक इट चेंजेस ओवर टाइम, एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ फादर हैज़ चेंज दैट अ लॉट। प्रायोरिटीज़ बहुत चेंज होती हैं। आज मैं काम को एज़ अजान भी देखता हूँ, एज़ अपनी वालदा का बेटा भी देखता हूँ, एज़ इब्राहिम एंड लिली का वालिद भी देखता हूँ कि अच्छा ये काम उन्होंने भी देखना है एक दिन। इट्स नॉट जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स ऑल्सो दैट आप खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, आपके पास आपकी ज़िंदगी में लोग हैं जो जिनको ये चीज़ इफ़ेक्ट करेगी। तो the perception changes in that sense of what you're and why you're doing something. So that comes to love as well. कि today आज मेरे लिए वो लव, वो वाली वो टाइप का लव जहाँ सब कुछ ज़िंदगी में बर्बाद हो रहा है, बस हम दूसरे को बस देख रहे हैं, वो वाला कि वो भी हम सब ने गुजारा होता है कि जी वक्त गटर में जा रहा है और एग्ज़ाम्स तबाह हो रहे हैं और हम बस गाने सुन रहे हैं, दूसरे को देख रहे हैं। अगर वो है वो भी हो सकता है, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी को कंस्ट्रक्टिवली बेहतर नहीं कर रहा, वो आपको स्टेबिलिटी और एक अच्छा बेहतर इंसान नहीं बना रहा, तो मे बी देन दैट लव इज़न्ट लव एंड इट्स समथिंग एल्स। एंड टुडे फॉर मी लव इज़ डज इट मेक मी अ बेटर पर्सन, एंड जहाँ दैट I find if I find that, or when and if I have found that, I'm in a place where I'm like, yes. I love this line, which I think is very important, and I hope the youth thinks about it. Does love make you a better person? Sure. Is the love that you're Sure. experiencing, Yeah. is it making you a better person? Sure. I think that's a very very important thing that you've said, and that's a question जो हम सबको अपने आप से पूछना Sure. चाहिए, क्या ये मोहब्बत हमें बेहतर इंसान बना रही है? दो OSTs थे इश्क ला के, तो आपका आइडिया था और क्या प्रोसेस था करने का? आई थिंक सिर्फ मेरा आइडिया नहीं था, बिकॉज मैं एक म्यूज़िक बैकग्राउंड से एज अ कंपोज़र / सिंगर आ रहा था,
तो मेकर्स का ही एक था कि इसको म्यूज़िकली हम कैसे क्या कहते हैं यूज़ कर सकते हैं इस बंदे को। तो तो उन्होंने उधर भी नहीं, सो इन अ गुड वे दे फेल्ट दैट हाउ कैन वी make the project more musical. And then उनका आइडिया था, आई थिंक मोमिना भाभी एंड आई सैट, एंड क्योंकि इनिशियली मेरी बातचीत उनसे हुई थी, तो व्हेन वी स्पोक तो हमने ये पॉइंट देखा था। मैं उनसे अपना म्यूज़िक शेयर करता रहता हूँ, और उनको मैंने जब क्या कहते हैं इबादत साथिया से बहुत पहले शेयर किया हुआ था, जस्ट एज अ सॉन्ग जो मैंने सोचा हुआ था, तो उनको वो पसंद आया था। फिर हमने सोचा था ये जाएगा किधर, फिर वो सिचुएशन पे हमें बहुत बैठता हुआ नज़र आया। फ्रॉम ओवरऑल स्टैंड पॉइंट आई थिंक कि हमारे ड्रामों की जिस तरह की व्यूअरशिप है, जितनी ऑडियंस की कनेक्शन है, म्यूज़िक का एक बहुत बड़ा मज़ीद रोल प्ले हो सकता है ड्रामों के थ्रू। क्योंकि जहाँ हम फिल्मों की म्यूज़िक पे इतना फोकस करते हैं कि जी 5-6 कहीं 10-11 गाने बन रहे हैं, अगर एक ड्रामे के 4-5 गाने भी बने, वो 6 महीने तक चलेंगे। अगर आप अपने ही फेवरेट ड्रामों को 2 मिनट सोचें जो पिछले गुजर चुके हैं, अगर इस वक्त आपके पास एक प्लेलिस्ट होती उस प्रोजेक्ट के गानों की, तो आपकी कनेक्शन उनके साथ कितनी होती, उससे म्यूज़िक इंडस्ट्री की ग्रोथ कितनी होती। क्योंकि हम लोग हमेशा कहते हैं कि नहीं जी ओ जी इंडिया की जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो बिल्कुल है, क्योंकि उन्होंने अपने जो मीडियम जिसमें वो एक्सेल करते हैं उसको म्यूज़िकली एनरिच किया है। हमारा मीडियम टेलीविज़न है, तो आई थिंक आई वुड लव टू डू म्यूज़िकल ड्रामा जहाँ 4-5 गाने हों। वाओ, दिस इज सच अ डिफरेंट एंड रिफ्रेशिंग आइडिया। मैंने कभी सोचा नहीं था, बट ये इट्स जस्ट दैट वो बिकॉज आपका ड्रामा 6 महीने तक चलता है, उसकी हर हफ्ते प्रमोशन होगी, वो लोग जाके सुनेंगे, आपके पास सिंगर्स, कंपोजर्स, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स की आने की अपॉर्चुनिटी मजीद बढ़ेगी, एंड आई थिंक द इंडस्ट्री विल ग्रो सिग्निफिकेंटली, एंड कोई बड़ी कॉस्ट इम्पैक्ट भी नहीं आपका आने वाला ऑन इट, कंपेयर टू अ फिल्म जहाँ हर गाने के ऊपर उसकी पिक्चराइजेशन होती है एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आपके ड्रामे में बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं 1-1.5 मिनट चलेगा, और वो उस ड्रामे से एक एफिलिएटेड गाना बन जाएगा। आपकी एल्बम भी रिसेंटली कुछ महीने पहले रिलीज़ हुई, फिर लम्हा जो गाना था जिसमें माया भी हैं, वो भी हुआ। थोड़ा सा रिस्पांस वैसा था जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या ओवर द टाइम इट हैज़ पिक्ड अप? जो एल्बम का प्लान था वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके प्लान से बेहतर गया है। मुझे ये हमेशा पता था कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जो फुली इंडिपेंडेंट होता है, मतलब नॉट वो चाहे वो फिल्म या टेलीविज़न या किसी ब्रांड से एसोसिएशन नहीं होता, उसको ग्रो करने में उसकी अपनी जर्नी होती है, उसमें टाइम लगता है। सो इट्स बिन बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। ये मेरा हमेशा रहा है, जो मैंने फिल्मों में भी देखा है कि कुछ गाने होते हैं जो आते हैं, अपना एक बज़ क्रिएट करते हैं थोड़ा बहुत, फिर वो गायब हो जाते हैं, और फिर वो दोबारा से उठते हैं। एंड आई थिंक कि मैं मजाक में हमेशा कहता हूँ कि जी वो हार्ट ब्रेक सॉन्ग में पहले हार्ट ब्रेक होना होता है, उसके बाद वो गाना समझ में आता है लोगों को, तो या कनेक्ट होता है। एंड आई थिंक दैट इज़ ट्रू, क्योंकि वो आप वो इमोशन से गुजरते हैं, फिर वो गाना से आपके याद आता है आपको, आप सुनते हैं। बिल्कुल आपके लिए भी कोई गाना होगा कि किसी पॉइंट पे ज़िंदगी में आपने सुना हो, तो जब वो ऑन होता है ठक करके वहीं वापस चले जाते हैं आप। तो आई थिंक दैट इज़ विद एक लम्हा दैट्स बिन सरप्राइजिंग ऑनेस्टली, क्योंकि वो आया, पीपल काइंड ऑफ लाइक्ड इट, और फिर वो वेंट क्वाइट, और फिर थ्रू टिकटॉक एंड थ्रू रील्स एंड वीडियोस, नाउ आई सी के एवरी डे पीपल आर मेकिंग, लोग कमाल के कवर्स कर रहे हैं एंड स्टफ, सो इट्स फन। आप कौन सा वाला ओएसटी सुनाएंगे हमें? थोड़ा सा गुनगुना दो। साथिया। जो दिल कह सका ना कभी, जो मैं जानता था नहीं, वही राज तुमसे आज मैंने पा लिया। ना देखी थी जिसने नमी, वो सदियों की प्यासी ज़मीं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। कोई स्क्रिप्ट्स आपने साइन किए हुए हैं, कुछ अभी कैरेक्टर्स आगे हो रहे हैं, क्या देखेंगे हम? बातचीत चल रही है अभी। बातचीत चल रही है। कुछ है जो पॉइंट किया हुआ है अब इसके लाके एक्सपीरियंस के बाद कि मैं ये करूँगा नहीं करूँगा, क्या होगा? आई वांट टू डू इंशाल्लाह, आई वांट टू डू अ डिफरेंट कैरेक्टर टू दिस वन, जहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ। आई ऑलवेज गो बैक टू कि मैं इस फील्ड में किस वजह से आया हूँ, और वो इस वजह से है कि द एक्टर्स, फिल्म्स, टेलीविज़न,
played a big role in my life, जहाँ it made me feel happy, it made me feel sad, but that was important. तो मैं ये सोचता हूँ कि अब एक प्रोजेक्ट के थ्रू लोगों को हमने इमोशनल किया है, अब मेरा दिल है कि लोगों को हम हंसाएं थोड़ा, एंजॉय करें. रमजान ड्रामा हैशटैग. Intent, I don't know. Maybe. I don't know. But I just want to do something different to this, something fun, something jahan it can be, and then maybe something like this again. Probably romance based, because that is something jo mujhe, I think it's something I'd like to do. Thank you so much for your time. Thank you. And it was a lovely conversation I had. Likewise. और आपने बड़ा डट के मेरे सवालों का जवाब दिया और अच्छा खासा मुझे कंपटीशन दिया. आप लोग एग्री करेंगे राइट? इन कमेंट्स बताइएगा. बट बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सुन के पॉइंट ऑफ व्यू. एंड आई थिंक मैंने भी काफ़ी चीज़ें आज नई सोची, नए अंदाज से सोची, सीखी. सो आई होप कि बहुत सी बातें क्लियर हुई ऑडियंसेस को भी. I hope so. I just wanted to say thank you so much to everybody जिनको इश्क़िला पसंद आया है, जिनको मेरा काम पसंद आया है या मेरी टीम का किसी का भी अच्छा लगा हो. Thank you for the love and I hope to entertain you guys in the future. चलें, you take care and we wish you all the best. Thank you so much. Thank you.